जब मुझे 6,800 युआन का बोनस मिलता है, उस समय मैं कंपनी के 120 सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स के इंचार्ज लोगों के साथ डिनर कर रहा होता हूं। और जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें मिलने वाली सारी सर्विसेज का जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा बोनस मिला है जिस पर पूरे डिनर टेबल का माहौल अचानक से अजीब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरे कोलेग्स 1,50,000 युआन का बोनस पाकर खुशी से पागल हुए जा रहे होते हैं, जिस पर मैं बिल्कुल शांत रहते हुए अपना खाना खत्म करता हूं। और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 7 दिन बाद मैं पूरी शान के साथ वहां से निकल जाता हूं, जिसके बाद मेरे चाचा की चीख लगभग फोन के आर पार सुनाई देती है। क्यों? आखिर क्यों? वे सब एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट क्यों वापस ले गए? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में आखिरी 7 दिन बाकी होते हैं, जिस पर शहर के सबसे लग्जरी होटल में एक भव्य डिनर पार्टी रखी जाती है। यहाँ मौजूद होते हैं 120 बड़े बिजनेस लीडर्स, जिनके हाथों में कंपनी की 90% रेवेन्यू लाइफलाइन होती है, और इन सभी 120 लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। उस समय मैं हाथ में वाइन का ग्लास लेकर आराम से एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाता हूं और हर परिचित सीईओ के साथ सोशल कन्वर्सेशन करता रहता हूं। इनमें से कई लोग तो कंपनी में मेरे पहले साल से ही मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, जिस पर हमारे रिश्ते बहुत पहले ही एक साधारण बिजनेस पार्टनरशिप से आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी देश की एक मशहूर कंपनी के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर मिस्टर जैन मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और ईमानदारी से कहते हैं, लिटिल चेन, अगले साल हमारे नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही संभालनी होगी। किसी और को दूंगा तो मुझे भरोसा नहीं होगा। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मिस्टर जैन, जब तक मैं यहां हूं आपका काम भी मेरा ही काम है। उसी समय मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगता है, जिस पर मैं वॉशरूम जाने की अनुमति मांगता हूं, लेकिन वहां जाने के बजाय कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में पहुंच जाता हूं। फिर मैं वीचैट ग्रुप खोलता हूं, जहां उस समय लाल लिफाफों और खुशियों की बाढ़ आई हुई होती है। थैंक यू प्रेसिडेंट जांग, थैंक यू कंपनी। 1,50,000 युआन का बोनस अकाउंट में आ गया। अगले साल मिलकर नया चमत्कार करेंगे। यह मैसेज भेजने वाली लीना होती है, जो मेरी कोलेग है। उसका मुख्य काम मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को व्यवस्थित करना और फिर उनमें अपना नाम जोड़ देना होता है, जिस पर दूसरे लोग भी मैसेज भेजते हैं। मुझे भी 1,50,000 मिले। इस साल कंपनी कमाल कर रही है। प्रेसिडेंट जांग सच में बहुत जनरस हैं। मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक के बाद एक 1,50,000 युआन के ट्रांसफर स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में दिखाई देते रहते हैं, जो बिना कुछ बोले मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगते हैं। लेकिन मैं उन चमकते हुए स्क्रीनशॉट्स को बिना किसी रिएक्शन के स्क्रॉल कर देता हूं। इसके बाद मैं अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलता हूं। वहां एक नया ट्रांसफर नोटिफिकेशन चुपचाप पड़ा होता है। अमाउंट 6,800 युआन। न कोई डेसिमल पॉइंट, न कोई कंग्रेचुलेशन मैसेज, बस एक ठंडा, गोल और बेरहम नंबर, मानो किसी इंटर्न को चुपचाप विदा करने के लिए दिया गया मामूली मेहनताना हो। मैं उस रकम को पूरे 10 सेकंड तक देखता रहता हूं। ना गुस्सा आता है, ना निराशा, क्योंकि मेरे दिल में बची उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी उसी पल पूरी तरह बुझ चुकी होती है। अब सिर्फ ठंडी राख बची होती है, जिसके बाद मैं दोबारा अपने चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल पहन लेता हूं, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी पास बैठे मिस्टर जैन किसी और के साथ ग्लास क्लिक कर रहे होते हैं। उनका हाथ गलती से मेरे फोन से टकरा जाता है, जिस पर मैं रिफ्लेक्स में स्क्रीन ऑन करके फोन रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन 6800 का वह नंबर उनकी नजरों से बच नहीं पाता। मिस्टर जैन हल्का सा भौहें से कोड़ते हैं, फिर अपना ग्लास नीचे रखकर कैजुअली पूछते हैं, लिटिल चेन, इस साल तुम्हारी कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा रहा है, बोनस भी अच्छा खासा मिला होगा, है ना? और ग्रुप में खुशियां मना रहे मेरे कॉलेग्स की तरफ देखते हुए वो मुस्कुरा देते हैं, जिस पर मैं पूरी शांति से उनकी तरफ देखता हूं और सिर्फ 3 शब्द कहता हूं, 6,800 युआन। अगले ही पल शोरगुल से भरी पूरी पार्टी मानो किसी ने म्यूट कर दी हो। सिर्फ 1 सेकंड में सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। आसपास बैठे सभी सीईओज यह नंबर सुन चुके होते हैं। उनके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, फिर अविश्वास और आखिर में एक खामोश गुस्सा। वे सभी अनुभवी बिजनेसमैन होते हैं। उन्हें सब समझ में आ जाता है। एक ऐसा इंसान जो साल भर बिना रुके उनकी सर्विस करता है, जो कंपनी की 90% रेवेन्यू लाइफलाइन संभालता है, उसे सिर्फ 6,800 युआन मिलते हैं। और जिन ऑफिस कर्मचारियों के नाम तक वे नहीं जानते, उन्हें 1,50,000 युआन दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यह किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस पर माहौल बेहद असहज हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे खड़ा रहता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ग्लास उठाकर मुस्कुराता हूं और कहता हूं, पिछले 1 साल में आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। यह जाम मैं आप सभी के नाम करता हूं। यह कहकर मैं पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर देता हूं। तीखी शराब मेरे गले से नीचे उतरती है, मानो पिछले कई सालों की सारी थकान और सहनशीलता को जला रही हो। इसके बाद मैं खुद ही बात को अगले साल की मार्केट स्ट्रेटेजी की तरफ मोड़ देता हूं और अपनी प्रोफेशनलिज्म से माहौल को वापस सामान्य बना देता हूं, जिस पर ग्राहक आपस में बार बार नजरें मिलाने लगते हैं। उन नजरों में सिंपैथी भी होती है और उससे ज्यादा एक फैसला। आखिरकार डिनर खत्म हो जाता है। सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। सबसे आखिर में मिस्टर जैन निकलते हैं। वह मेरे पास रुकते हैं और अपनी गहरी नजरों से मुझे देखते हैं, फिर धीमी आवाज में कहते हैं, लिटिल चेन,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान हो तो किसी भी समय मुझसे संपर्क करना। यह सुनकर मेरे दिल में हल्की गर्माहट महसूस होती है, जिस पर मैं सम्मान से सिर हिलाता हूँ। थैंक यू मिस्टर जैन। आखिरी मेहमान को विदा करने के बाद मैं अकेले अपने घर लौट आता हूँ, लेकिन इस बार हमेशा की तरह कंप्यूटर खोलकर वर्क ईमेल्स चेक नहीं करता, बल्कि अपने लिए एक कप चाय बनाता हूँ। मैं न गुस्से में होता हूँ न दुखी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज से पूरी तरह उम्मीद खो देता है तब इमोशंस भी एक लग्जरी बन जाते हैं। इसके बाद मैं कंप्यूटर खोलता हूँ, लेकिन उन बोरिंग कामों को देखने के बजाय एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ हैंडओवर लिस्ट, और फिर मैं व्यवस्थित तरीके से लिखना शुरू करता हूँ। हर काम की प्रोसेस, हर क्लाइंट का बेसिक डेटा, हर प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क। उस समय मेरा दिमाग डरावनी हद तक साफ होता है। फिर मेरी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाती है, जहां 7 दिन बाद की तारीख पर लाल घेरा बना होता है और उसके पास 4 शब्द लिखे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट, जिस पर मेरी आंखें पूरी तरह शांत और दृढ़ दिखाई देती हैं, मानो कोई जनरल अंतिम बटन दबाने की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद मैं फोन उठाता हूं और एक हेड हंटर का वीचैट ढूंढता हूं, जिसने कुछ महीने पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं जॉब चेंज करने में इंटरेस्टेड हूं। उस समय मैंने बात टाल दी थी, लेकिन अब मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता हूं, फिर सिर्फ 5 शब्द टाइप करता हूं, क्या हम बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी होते हैं। जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तब वहां खुशी, उत्साह और दिखावे से भरा माहौल होता है। हर किसी के चेहरे पर जोश दिखाई देता है। 1,50,000 युआन का बोनस मिलने के बाद लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि यूरोप घूमने जाएं या नई कार खरीदें। तभी लीना अपनी नई चमकदार लाल हाई हील्स पहनकर आती है। उसके हाथ में एक महंगा लग्जरी ब्रांड बैग होता है, जिसका लोगो इतना बड़ा होता है कि दूर से ही नजर आ जाता है। वह जानबूझकर मेरी डेस्क के पास रुकती है, फिर अपना बैग मेरे टेबल के कोने पर रखकर नाटकीय अंदाज में कहती है, कल इम्पल्सिवली यह बैग खरीद लिया, लेकिन अब उतना खास भी नहीं लग रहा। चैनचिंग, तुम्हें कैसा लगता है? लेकिन मैं सिर तक नहीं उठाता। मेरी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, जिस पर मैं बस हल्के से जवाब देता हूँ, ठीक है। लीना की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड वह अपनी आवाज ऊंची करके आसपास के कॉलेज से कहती है, गर्ल्स, इस साल की बम्पर हार्वेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए मैं सबको आफ्टरनून टी ट्रीट देती हूँ, जो मन करे ऑर्डर करो। पूरी कंपनी में तालियों और जोरदार चीयरिंग की आवाज गूंजने लगती है, जिस पर लोगों का एक बड़ा झुंड लीना के आसपास इकट्ठा होकर अपने फोन पर स्नैक्स और ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगता है। हंसी मजाक और शोर शराबे से भरा माहौल पूरे छोटे से ऑफिस को किसी बाजार जैसा बना देता है। लेकिन शुरू से आखिर तक कोई भी मुझसे यह तक नहीं पूछता कि मैं क्या पीना चाहता हूँ। मैं मानो एक इनविजिबल इंसान बन चुका होता हूँ, जिसे सबने अपने आप अलग कर दिया हो। यह पूरी सेलिब्रेशन पार्टी जैसे मुझसे कोई संबंध ही नहीं रखती। दोपहर के 3 बजे झांग वेई अपना मशहूर बियर बेली लेकर लाल चेहरे के साथ ऑफिस में आता है, जिस पर वह जोर से ताली बजाता है और पूरा ऑफिस तुरंत शांत हो जाता है। सभी लोग उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगते हैं। इस साल हमारी कंपनी ने अब तक की सबसे शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, और यह यहाँ बैठे हर व्यक्ति की मेहनत के बिना संभव नहीं था। उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार लीना और उन कर्मचारियों पर जाती हैं जिन्हें बड़ा बोनस मिला था। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी कभी भी मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं करती। जब तक तुम मेहनत करते हो, कंपनी जरूर तुम्हारी मेहनत देखती है। अगले साल भी मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसी तरह मेहनत करेंगे और हम सब मिलकर बोनस को दोगुना करेंगे। जिस पर वह बड़े जोश के साथ सपनों का एक और महल खड़ा कर देता है। लेकिन उस बूढ़े लोमड़ी जैसी चालाक इंसान की आंखें जानबूझकर मेरी तरफ देखने से बचती रहती हैं, मानो कंपनी की 90% रेवेन्यू लाने वाला इंसान मैं नहीं, कोई और हो। उसकी स्पीच खत्म होने के बाद झांग वेई मुझे हाथ से इशारा करता है, जिस पर मैं शांति से खड़ा होता हूं और उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चला जाता हूं। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है और उसकी जगह बनावटी गंभीरता आ जाती है। चैनचिंग, इस साल के बोनस को लेकर ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, कंपनी ये सब देखती है। मैं हाथ में पानी का गिलास पकड़कर चुपचाप बैठा रहता हूँ और उसकी एक्टिंग सुनता रहता हूँ, जिसके बाद वह आगे कहता है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी सफलता का बड़ा हिस्सा कंपनी के प्लेटफॉर्म की वजह से है। अगर नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी का नाम ना होता तो वे बड़े क्लाइंट्स तुम कैसे जानते। लीना और बाकी लोगों की प्रोफेशनल एबिलिटी भले ही तुमसे कम हो, लेकिन उन्होंने भी काफी मेहनत की है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक खोखली बातें मेरे दिमाग में भरने लगता है। इस साल तुम्हारा बोनस थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यह पूरे सिस्टम को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। वह मुझे समझाता है कि मैं अभी जवान हूं और मुझे दूर की सोच रखनी चाहिए। अगर अगले साल भी तुम इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि सबसे बड़ा बोनस तुम्हें ही मिलेगा। जिस पर मैं सिर हिलाता हूं और उतनी ही ग्रेटिट्यूड दिखाता हूं जितनी जरूरी होती है। मैं समझ गया प्रेसिडेंट झांग, मैं आगे भी मेहनत करता रहूंगा। यह सुनकर झांग वेई साफ तौर पर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका सबसे आज्ञाकारी बैल पूरी तरह काबू में आ चुका है। ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे टी रूम से लीना और कुछ कॉलीग्स की खिलखिलाहट सुनाई देती है, जिस पर मैं बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से गुजर जाता हूं और अपनी डेस्क पर वापस बैठ जाता हूं। अब वे जहरीली बातें
मेरे दिल में कोई हलचल पैदा नहीं करती, वे सिर्फ मच्छरों की भनभनाहट जैसी लगती हैं। इसके बाद मैं एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोलता हूँ जिसके अंदर 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। उसका टाइटल होता है डीप कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेनेंस सिस्टम। इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि हर कंपनी के अंदर मौजूद इंटरनल रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकर्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस और अनगिनत महत्वपूर्ण जानकारियां भी होती हैं। यह कई सालों की मेहनत का निचोड़ होता है और यही असली वजह होती है कि 120 बड़े क्लाइंट्स आज भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस पर मैं बेहद शांति से इस डॉक्यूमेंट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग करके 2 बार एन्क्रिप्ट करता हूं, फिर उन्हें अपने पर्सनल क्लाउड ड्राइव पर अपलोड कर देता हूं। सारा काम खत्म होने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भारी जंजीर से छुटकारा मिल गया हो। उसी समय झांग वेई ऑफिस से बाहर निकलता है और उत्साहित होकर घोषणा करता है, सभी लोगों को एक अच्छी खबर, हमें अभी अभी एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और क्लाइंट ने खास तौर पर हमारी सबसे मजबूत टीम की मांग की है। फिर वह सीधे मेरी तरफ देखता है, चेंचिंग, यह प्रोजेक्ट तुम्हें संभालना होगा। पूरा ऑफिस मेरी तरफ देखने लगता है। कुछ लोगों की आंखों में जलन होती है तो कुछ के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान, जिस पर मैं पहली बार झांग वेई की आंखों में देखकर उसे सीधे मना कर देता हूं। सॉरी प्रेसिडेंट झांग, मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, मैं इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं दे सकता। क्लाइंट के हित के लिए बेहतर होगा कि आप किसी और कैपेबल इंसान को चुन लें। मेरी बात सुनते ही पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी होते हैं और तभी शांति अचानक लगातार बजती फोन की घंटियों से टूट जाती है। कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्लाइंट हुआ शेंग ग्रुप एक गंभीर सिस्टम फेलियर का सामना कर रहा होता है। उनके सिस्टम में आई खराबी की वजह से पूरी प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाती है। टेक्निकल डिपार्टमेंट 2 घंटे तक इमरजेंसी ट्रबल शूटिंग करता है, लेकिन कोई भी समस्या का कारण नहीं ढूंढ पाता। क्लाइंट कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर लीना लगातार हुआ शेंग ग्रुप के टेक्निकल डायरेक्टर की डांट खा रही होती है, लेकिन हम समस्या पर काम कर रहे हैं के अलावा उसे कुछ भी नहीं पता होता। आखिरकार कॉल सीधे झांग वेई के फोन पर पहुंचती है। दूसरी तरफ से बेहद ठंडी आवाज आती है। वे साफ शब्दों में मेरा नाम लेते हैं और मांग करते हैं कि समस्या मैं खुद जाकर हल करूं। साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया जाता है, अगर 2 घंटे के अंदर समस्या ठीक नहीं हुई तो वे सिर्फ पार्टनरशिप खत्म नहीं करेंगे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए लीगल एक्शन भी लेंगे और भारी कंपेंसेशन की मांग करेंगे। हुआ शेंग ग्रुप अकेले कंपनी की लगभग 20% एनुअल रेवेन्यू देता है। उन्हें खोना मतलब कंपनी का एक पैर टूट जाने जैसा होता है, जिस पर झांग वे बुरी तरह घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना बहने लगता है। अब उसे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं रहती। वह तेजी से मेरी डेस्क तक आता है और पहली बार बेहद विनम्र आवाज में कहता है, चैनचिंग, हुआ शेंग के सिस्टम में बड़ी समस्या आ गई है, जल्दी से मदद करो। पूरा ऑफिस यह दृश्य देख रहा होता है। सभी के चेहरे पर जटिल भाव होते हैं, लेकिन मैं कोई शर्त नहीं रखता, न ही कोई नखरे दिखाता हूँ। मैं बस शांति से अपना लैपटॉप बंद करता हूँ, हेडसेट पहनता हूँ और हुआ शेंग के सर्वर से रिमोट कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। तुरंत पूरे ऑफिस का माहौल बदल जाता है। झांग वेई और टेक्निकल टीम के लोग मेरी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाते हैं। इतना तनाव होता है कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। लीना सबसे पीछे खड़ी होती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई देती है। स्क्रीन पर कोड तेजी से स्क्रॉल होने लगता है। पिछले 5 सालों से इस क्लाइंट सिस्टम को संभालने की वजह से मुझे उसकी पूरी आर्किटेक्चर याद होती है और पिछले अपग्रेड के दौरान संभावित कमजोरियों का भी अंदाजा होता है, जिस पर मैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सोर्स तक पहुंच जाता हूं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग यह गलती इसलिए नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि वे क्लाइंट के पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं थे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं, कोड फिक्स होता है, सर्विसेज रीस्टार्ट होती हैं, कैश क्लीन होता है और एक के बाद एक कमांड्स बिना किसी रुकावट के चलती चली जाती हैं। लगभग 1 घंटे बाद मैं हेडसेट उतारता हूं और झांग वेई से कहता हूं, हो गया, सब ठीक हो गया। लगभग उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट करता है। कॉल हुआ शेंग ग्रुप के टेक्निकल डायरेक्टर की होती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से राहत भरी आवाज सुनाई देती है, चैनचिंग, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम सच में हमारे लिए लाइफ सेवर हो। प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वह लंबी सांस छोड़ता है, फिर कुछ पल चुप रहकर गंभीर आवाज में कहता है, भाई, दिल से एक बात कहूं, तुम जैसा एक्सपर्ट अभी भी उस नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी में काम कर रहा है, यह सच में टैलेंट की बर्बादी है। ऐसी कंपनी तुम्हारे लायक नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं। समस्या हल होने के बाद झांग वेई लंबी सांस छोड़ता है, लेकिन अब उसकी आंखों में मेरे लिए आभार नहीं होता, बल्कि वहां पहले से ज्यादा डर और बेचैनी दिखाई देती है, जिस पर उसे आखिर एहसास हो जाता है कि जिस कर्मचारी को वह हमेशा अपनी मर्जी से कंट्रोल करता आया था, उसके हाथ में ऐसी चीज मौजूद है जिसे वह कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यह देखकर लीना तुरंत झांग वेई के पास जाती है और उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगती है।
प्रेसिडेंट झांग, क्या आपको नहीं लगता कि उसने जानबूझकर एक चाल छिपा कर रखी थी? वह बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि कंपनी को दबाव में डालकर आपसे शर्तें मनवा सके। लीना की यह बात सीधे झांग वेई के दिल में जाकर लगती है, क्योंकि उसके लिए यह मान लेना ज्यादा आसान होता है कि कर्मचारी जानबूझकर समस्या पैदा कर रहा है, बजाय इसके कि वह अपनी गलत मैनेजमेंट और गलत जजमेंट स्वीकार करे जिस पर वह मेरी तरफ देखता है। और उसकी नजरों में सावधानी और शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन मुझे उनके इस नाटक में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। समस्या हल हो चुकी होती है और मेरा काम भी खत्म हो चुका होता है। इसके बाद मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करता हूँ और झांग वेई की डेस्क तक जाता हूँ। फिर वह कागज उसके सामने रखकर शांत स्वर में कहता हूँ, प्रेसिडेंट झांग, यह मेरी हैंडओवर लिस्ट है। कृपया इसे देख लीजिए और तय कर दीजिए कि काम किसे सौंपना है। झांग वे उस लिस्ट को उठाकर कुछ पन्ने पलटता है। उसमें सिर्फ 120 क्लाइंट्स की कंपनी नेम्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। लेकिन असली महत्वपूर्ण चीजें उसमें कहीं नहीं होती, जैसे रिलेशनशिप मेंटेनेंस नोट्स की कॉन्टैक्ट मैप्स, इंपॉर्टेंट इंटरनल कनेक्शंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्षों की मेहनत से बने पर्सनल रिलेशनशिप्स। इनमें से कुछ भी उस फाइल में मौजूद नहीं होता। वह प्रोसेस के हिसाब से एक परफेक्ट हैंडओवर डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन असलियत में उसकी कीमत लगभग शून्य होती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब 4 दिन बाकी होते हैं और आखिरकार झांग वेई फैसला करता है कि मेरा काम लीना को सौंपा जाएगा। शायद यह उसका तरीका होता है मुझे यह दिखाने का कि देखो, चाहे तुम कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है। लीना उस सूखी हैंडओवर लिस्ट को ऐसे पकड़ती है जैसे कोई शाही फरमान हो, फिर मेरे सामने बैठ जाती है और घमंड से कहती है, चैनचिंग, अब मुझे एक एक चीज विस्तार से समझाओ। हर क्लाइंट की आदत क्या है, उन्हें किस तरह की बातें पसंद हैं, किन चीजों से उन्हें परेशानी होती है, सब कुछ साफ साफ बताओ। उसकी आवाज काम समझने जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी अपराधी से पूछताछ करने जैसी लगती है। जिस पर मैं लिस्ट खोलता हूँ और पहले क्लाइंट की तरफ इशारा करता हूँ, हुआ शेंग ग्रुप, परचेसिंग डायरेक्टर चिनजानहुआ, कॉन्टैक्ट नंबर 139XXXXXXX। यह कंपनी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स यहाँ हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का विवरण इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट नंबर 3 में दिया गया है। लेकिन लीना तुरंत मुझे बीच में रोक देती है। किसे यह सब सुनना है? मुझे वह अंदर की बातें चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखी होती, जैसे प्रेसिडेंट चेन को कौन सी चाय पसंद है, उनके साथ डिनर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर मैं हल्का सा भौं उठाता हूँ और शांत स्वर में कहता हूँ, मेरे हैंडओवर की सीमा सिर्फ उन चीजों तक है जो कंपनी एसेट्स हैं। जहां तक प्रेसिडेंट चेन के साथ मेरे पर्सनल रिलेशनशिप और वर्षों से जमा किए गए कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस की बात है, वह मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसे हैंडओवर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह सुनते ही लीना का चेहरा लाल हो जाता है। तुम काम में सहयोग नहीं कर रहे हो चेनचिंग, ये मत समझना कि नौकरी छोड़ने वाले हो तो बहुत बड़े बन गए हो। उसकी आवाज अचानक तेज हो जाती है और पूरे ऑफिस में गूंजने लगती है, जिस पर मैं कुर्सी से टिककर बैठ जाता हूँ और पहली बार उसके ऊपर सीधा हमला करता हूँ। मेरे हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आई, या फिर तुम्हारी प्रोफेशनल एबिलिटी इतनी कमजोर है कि तुम बेसिक क्लाइंट डेटा भी नहीं समझ पा रही हो? मेरी यह बात सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करती है। लीना का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाती। आसपास बैठे कॉलीग्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। कुछ लोग लीना की बेइज्जती देखकर मन ही मन खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वह यह हमेशा ऑफिस में रौब दिखाती थी और अब पहली बार किसी मजबूत इंसान से टकराई थी। वहीं कुछ लोग मुझे घमंडी समझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी छोड़ने वाला आदमी अब किसी से डर नहीं रहा। माहौल बिगड़ता देख झांग वेई को खुद बाहर आना पड़ता है। ठीक है, सब लोग कॉलीग्स हैं, आराम से बात करो। फिर वह मेरी तरफ देखकर बड़े होने का ढोंग करते हुए कहता है, चेनचिंग, तुम्हें भी थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। लीना सिर्फ काम के लिए पूछ रही है। जो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है उसे सबके साथ शेयर कर दो। आखिर ये कंपनी के लिए ही तो अच्छा होगा। मैं झांग वेई के नकली चेहरे को देखता हूँ और अंदर ही अंदर हंस पड़ता हूँ। फिर शांत स्वर में कहता हूँ, प्रेसिडेंट झांग, एक्सपीरियंस किसी दूसरे को सिखाया नहीं जा सकता, उसे हर इंसान को खुद कमाना पड़ता है। अगर लीना को बेसिक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी कोई हाथ पकड़कर सिखाए, तो मेरा सुझाव है कि कंपनी उसकी क्षमता की दोबारा जांच करे। क्या वह सच में इस पोजीशन के योग्य है? मेरे शब्द किसी तेज ब्लेड की तरह लीना की इज्जत को चीर देते हैं, जिस पर झांग वेई का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है और पूरा ऑफिस मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। उसी समय मेरा फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। मैं स्क्रीन देखता हूँ। यह प्रेसिडेंट चेन का वीचैट मैसेज होता है, जिस पर मैं मैसेज खोलता हूँ। अंदर एक बेहद प्रोफेशनल जॉब ऑफर लेटर मौजूद होता है। यह ऑफर एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसमें मेरा पोजीशन लिखा होता है, सीनियर पार्टनर। और सैलरी पैकेज देखकर मैं भी एक पल के लिए चौंक जाता हूँ, क्योंकि वह रकम मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होती है। मैं फोन बंद कर देता हूँ, फिर झांग वेई की अंधेरी नजरों से नजर मिलाता हूँ। लेकिन मेरे दिल में उस समय एक ऐसी शांति होती है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि इस लड़ाई में मैं हारने वाला नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले आखिरी दिन आ जाता है। यह नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी में मेरा अंतिम दिन होता है। पूरा सुबह का समय
मैं अपनी डेस्क साफ करने में बिताता हूँ। मेरी सारी पर्सनल आइटम्स एक डिब्बे में रखी जा चुकी होती हैं। कंप्यूटर में मौजूद मेरी सारी पर्सनल फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो चुकी होती हैं। डेस्क पर सिर्फ कंपनी का कंप्यूटर और कंपनी का फोन बचा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मानो मैं कभी यहाँ काम करता ही नहीं था। कॉलीग्स छोटे छोटे समूह बनाकर इधर उधर घूमते रहते हैं। वे फॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में न कोई रोकने की इच्छा होती है, न कोई दुख, बल्कि वहां सिर्फ तमाशा देखने की खुशी होती है। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक टेक गिक होता हूँ, जिसके पास कंपनी प्लेटफॉर्म के बिना कुछ भी नहीं है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि मैं जल्द ही समाज की मार खाकर वापस यहाँ लौट आऊंगा। लीना तो अपनी तिरस्कार भरी नजरें छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। वह हाथ बांधकर मेरे पास खड़ी हो जाती है और व्यंग्य से कहती है, वाह, किसी के तो पर निकल आए ऐसे हैं। देखते हैं नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी का प्लेटफॉर्म और सपोर्ट हटने के बाद तुम क्लाइंट्स के सामने कितने दिन हीरो बने रहते हो। लेकिन मैं उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाता। मैं बस मुस्कुराता हूँ और आखिरी फाइल भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। दोपहर में झांग वेई मुझे आखिरी बार अपने ऑफिस में बुलाता है। वह अपनी बड़ी चेयरमैन चेयर पर बैठा होता है और उपदेश देने वाले अंदाज में कहता है, चैनचिंग, हालांकि इस बार तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं रहा, लेकिन इतने साल कंपनी के लिए मेहनत करने की वजह से मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। कंपनी का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। बेशक उस समय सैलरी और ट्रीटमेंट पर दोबारा बात करनी पड़ेगी। स्पष्ट था कि उसे लगता था कि वह मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता हूँ और धीरे से कहता हूँ, प्रेसिडेंट झांग, उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। शाम के 5:30 बजते ही ऑफिस की छुट्टी का समय हो जाता है, जिस पर मैं अपना कार्डबोर्ड बॉक्स उठाता हूँ और आखिरी बार अटेंडेंस मशीन पर पंच करता हूँ। मैं किसी को अलविदा नहीं कहता, न ही एक बार पीछे मुड़कर देखता हूँ। पूरे ऑफिस की नजरें मुझ पर टिकी होती हैं। कुछ लोगों की आंखों में दया होती है, कुछ के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान, और कुछ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर मैं बिल्कुल शांत भाव से उस जगह से बाहर निकल जाता हूँ जहां मैंने अपनी जवानी के कई साल लगा दिए थे। उसी समय चेयरमैन ऑफिस के अंदर झांग वेई का फोन लगातार बज रहा होता है। इतनी कॉल्स आ रही होती हैं कि उसका फोन लगभग फटने की स्थिति में पहुंच जाता है। 120 में से एक भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी के साथ सहयोग जारी रखना चाहती हो। सभी कंपनीज एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात कर रही होती है। यहाँ तक कि झांग वे बेहतर कंडीशंस देने की पेशकश भी करता है, लेकिन कोई भी वापस आने को तैयार नहीं होता। और इसकी वजह सिर्फ एक होती है, मैं नौकरी छोड़ चुका था। यह सुनकर झांग वेई पूरी तरह घबरा जाता है, जिस पर वह अपना फोन इतनी जोर से टेबल पर पटकता है कि टेम्पर्ड ग्लास तक चटक जाता है। फिर वह गुस्से में चिल्लाता है, जल्दी जाओ, चैनचिंग को वापस लेकर आओ। नौकरी छोड़ने के बाद पहली सुबह आती है, लेकिन इस बार मुझे अलार्म क्लॉक नहीं जगाता, बल्कि खिड़की के बाहर चिड़ियों की आवाज मुझे नींद से उठाती है। मैं एक साधारण स्पोर्ट्स सूट पहनता हूँ और बिल्डिंग के नीचे वाले पार्क में दौड़ने निकल जाता हूँ। नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी छोड़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की हवा भी पहले से ज्यादा साफ हो गई हो। मैं झील के किनारे रुकता हूँ और पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ, जिस पर मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर बेरोजगारी को लेकर जरा भी चिंता नहीं है, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास मौजूद है, मानो सब कुछ पहले से मेरे नियंत्रण में हो। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। मैं स्क्रीन देखता हूँ। यह टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ पुराने कॉलेग्स के प्राइवेट मैसेजेस होते हैं। ब्रोदर चेन, क्या आपने सच में नौकरी छोड़ दी? आज हुआ शेंग ग्रुप फिर प्रोग्रेस के लिए दबाव बना रहा है। लीना ऑफिस में गुस्से से कब तक फेंक चुकी है और प्रेसिडेंट झांग का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ा हुआ है। जिस पर मैं जवाब टाइप करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, रिजाइन करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, आगे का काम अब तुम्हें लोगों को संभालना होगा। मैसेज भेजने के बाद मैं चैट विंडो बंद कर देता हूँ और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मैं नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी की पूरी स्ट्रक्चर अच्छी तरह जानता हूँ। वह एक ऐसी इमारत होती है जो रेत के ऊपर खड़ी की गई थी और मैं उसका सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन स्टोन था। मेरे जाने का मतलब सिर्फ एक टेक्नीशियन का जाना नहीं था, बल्कि क्लाइंट्स के विश्वास का भी साथ चले जाना था। इस समय कंपनी के अंदर हालात जरूर खिचड़ी की तरह बिखर चुके होंगे। उधर ऑफिस में लीना मेरी पुरानी सीट पर बैठी होती है। उसके सामने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स से भरी एक मोटी फाइल खुली होती है। पहले वह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती थी और बोनस लेती थी, लेकिन अब जब असली प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं तो वह पहले पेज तक नहीं समझ पाती। ये आखिर लिखा क्या है? क्या चेनचिंग ने जानबूझकर कुछ छिपाया था? ये इंटरफेस कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? जिस पर पास बैठा टेक्निकल एम्प्लॉय झिझकते हुए कहता है, ली सिस्टर, ये कंपैटिबिलिटी लॉजिक चेन ब्रदर ने हुआ शैंग के पुराने सिस्टम के लिए खुद लिखा था। इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सारा लॉजिक उनके दिमाग में था। यह सुनकर लीना का चेहरा और बदसूरत हो जाता है। वहीं मैं पार्क की बेंच पर बैठा दूर डूबते सूरज को देख रहा होता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, जंगवेई, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस फाउंडेशन को तुम अटूट समझते थे, उसका असली कोर निकल जाने के बाद वह कैसे धीरे धीरे ढहता है। नौकरी छोड़ने का तीसरा दिन आ जाता है। मैं सोफा पर बैठकर हेडहंटर द्वारा भेजी गई इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ रहा होता हूँ। सब कुछ बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक हो रहा होता है। झांग वे अब चैन से बैठ नहीं पा रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन
स्क्रीन पर वही परिचित नंबर दिखाई देता है। मैं फोन को पूरे 30 सेकंड तक बजने देता हूँ, फिर आराम से कॉल रिसीव करता हूँ। दूसरी तरफ झांग वेई की आवाज आती है, लिटिल चेन, घर पर आराम कैसा चल रहा है? तुम भी ना इतनी जल्दी चले गए? हम लोग तो तुम्हारे लिए फेयरवेल पार्टी तक नहीं रख पाए। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, प्रेसिडेंट झांग, मैं अब भी काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है, फिर झांग वेई की भारी सांसें सुनाई देती हैं। मैं जानता था कि वह इस समय शिकायतों और क्राइसिस कॉल्स में पूरी तरह डूब चुका है। आखिरकार वह मुख्य मुद्दे पर आता है। लिटिल चेन, पिछले बोनस वाली बात में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी गलती हो गई थी। मैंने उन्हें अच्छी तरह डांट दिया है। ऐसा करते हैं, तुम कल वापस आ जाओ। मैं पर्सनल लेवल पर तुम्हें 1 लाख युआन का बोनस दूंगा, साथ ही तुम्हें सीनियर जनरल मैनेजर भी बना दूंगा। कैसा रहेगा? उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर सिर्फ घिन पैदा होती है, क्योंकि अगर हुआ शेंग और बाकी बड़े क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी नहीं दे रहे होते तो शायद वह मुझे कॉल तक नहीं करता। जिस पर कॉल खत्म होते ही मैं उसका नंबर सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ। उसे लगता था कि मैं कोई सस्ता मजदूर हूँ जिसे बस एक हड्डी फेंक दो और वह फिर से पूंछ हिलाने लगेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन वर्षों में मैंने उसकी लालच और छोटी सोच को पूरी तरह पहचान लिया था। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। मैं कंप्यूटर खोलता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ। उसका नाम रखता हूँ डिपेयर, क्योंकि मैं सिर्फ कंपनी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं अपने साथ वह सब कुछ भी ले जाना चाहता था जो वास्तव में मेरा था, और नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी को एक खाली खोल में बदल देना चाहता था। नौकरी छोड़ने के 5वें दिन हुआ। शेंग ग्रुप के परचेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेन मुझे चाय पर बुलाते हैं। वह हमेशा से बेहद समझदार इंसान रहे थे और कंपनी में रहते हुए सबसे सम्मानित पार्टनर्स में से एक थे। टी हाउस के अंदर हल्की चाय की खुशबू फैली होती है, जिस पर मिस्टर जेन मेरी तरफ देखकर कहते हैं, लिटिल चेन, तुम्हारे जाने के बाद नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी लगभग अपंग हो चुकी है। कल झांग वेई खुद अपनी टीम लेकर मेरे पास आया था, लेकिन आधे दिन की मीटिंग के बाद भी वे कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं दे पाए। और लीना, यह कहते हुए वह हल्का सा हंस पड़ते हैं, उसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है। मैं भी मुस्कुराता हूँ। प्रेसिडेंट जन, अब वह उनकी समस्या है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मिस्टर जेन चाय का कप नीचे रखते हैं, फिर थोड़ा आगे झुककर गंभीर स्वर में कहते हैं, सच बताऊं, हुआ शेंग ग्रुप को कंपनी नहीं, तुम पर भरोसा था। अगर तुम नहीं होते तो हम वो प्रोजेक्ट कभी नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी को नहीं देते। मैंने लीगल डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए कह दिया है। यह सुनकर भी मैं ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि ये सब पहले से मेरी उम्मीद में था। सब कुछ मेरी कैलकुलेशन के अंदर है। यह सुनकर मिस्टर जैन सिर हिलाते हैं, फिर अचानक पूछते हैं, लिटिल चेन, क्या तुम खुद का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम स्टार्टअप शुरू करते हो तो हुआ शेंग ग्रुप पहला क्लाइंट होगा जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। यह एक बेहद भारी वादा होता है, लेकिन मैं जानता था कि अभी समय नहीं आया है, क्योंकि झांग वे जैसे लोगों को बिना दर्द महसूस कराए पछतावा नहीं होता। जिस पर मैं सम्मान से कहता हूँ, प्रेसिडेंट जेन, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं कुछ समय खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी कई आइडियाज और फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें मुझे दोबारा ऑर्गेनाइज करना है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपसे संपर्क करूंगा। टी हाउस से बाहर निकलते समय ठंडी रात की हवा चल रही होती है। मैं पीछे मुड़कर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की चमकती इमारतों को देखता हूँ और मेरे मन में एक बड़ा प्लान आकार लेने लगता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करना नहीं था। मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता था जो सच में टेक्नोलॉजी और टैलेंट की इज्जत करे। उधर पूरे हफ्ते नेटवर्क क्रिएटिव कंपनी के अंदर बारूद जैसी स्थिति बनी रहती है। हालांकि मैं वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन 1,50,000 युआन बोनस लेने वाले लोग अब रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, जिस पर वे एक दूसरे पर दोष डालना शुरू कर चुके होते हैं। और सबसे ज्यादा निशाने पर होती है लीना, क्योंकि नाम के अनुसार पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदार वही होती है। चिली, ये रिक्वायरमेंट साफ तौर पर आपके साइन से पास हुई है। अब लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो आप हमें ऐसे ही बैठे बैठे टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर मैंने साइन किया तो क्या हुआ? क्या मैं त्रांदा के छोड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को नहीं दे चुकी? तुम लोग इतने बड़े यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होकर आए हो, फिर भी उसके लिखे हुए कोड की एक लाइन तक समझ नहीं पा रहे। जिस पर ऐसी बहसें अब लगभग हर दिन होने लगी थीं। ट्रुओंग भी अपने ऑफिस में छिपा बैठा रहता था और बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। उसने सोचा था कि लीना को ऊपर लाकर वह सिचुएशन को स्टेबलाइज कर लेगा, लेकिन लीना पावर स्ट्रगल के अलावा टेक्निकल क्राइसिस संभालने की कोई कैपेबिलिटी ही नहीं रखती थी। इस समय ट्रुओंग भी अपनी डेस्क पर पड़े लॉयर नोटिस को घूर रहा था। उन नोटिस में लिखी बातें बेहद गंभीर थीं। हुआशेंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता था और 2 दूसरे कोर पार्टनर्स भी अब सिचुएशन को देख रहे थे। जिस रेप्यूटेशन को उसने सालों की मेहनत से बनाया था, वह मेरे जाने के बाद तेजी से टूटती जा रही थी। लीना, तुमने ही कहा था कि ट्रांदा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इस होल को भरोगी कैसे? जिस पर लीना उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर अब पहले वाला घमंड और एरोगेंस बिल्कुल नहीं था। उसे आखिर समझ आने लगा था कि जिस इंसान का वह बार बार मजाक उड़ाती थी, जिसे वह रिप्लेसेबल समझती थी, वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। त्रोंग टोंग, क्यों ना हम उस पर कमर्शियल सीक्रेट्स चुराने का आरोप लगा दें? उसे मजबूर करेंगे कि वापस आए और कोर टेक्नोलॉजी सौंप दे। जिस पर ट्रुओंग वी सिर उठाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेबसी नजर आती है। वह जानता था कि अगर उसने ये चाल चली तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ मैं अपने घर में कंप्यूटर के सामने बैठा चुपचाप सांग खा के
फ्रेमवर्क को धीरे धीरे खाई में गिरते हुए देख रहा था। कंपनी छोड़ने का यह 7वां दिन था और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने अपनी स्टडी रूम को पूरी तरह व्यवस्थित कर लिया था। दीवारों पर नए प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर डायग्राम्स लगे हुए थे। इस 1 हफ्ते में मैंने 3 हेडहंटिंग कंपनीज के ऑफर्स ठुकरा दिए थे और ट्रुओंग वी के भेजे गए दर्जनों मैसेजेस को भी इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जो सांग कोहा को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी फोन बजता है। यह ट्रान टोंग का वॉइस मैसेज था और उसकी आवाज काफी घबराई हुई लग रही थी। ट्यू ट्रान ट्रुओंग वी पागल हो गया है। आज उसने इंडस्ट्री ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी लेकर भाग गए हो। वह कई कंपनीज को मिलाकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ब्लैकलिस्ट करेगा? यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। शायद वह भूल गया था कि उन टेक्निकल पैटेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज आखिर किसके पास हैं। जिस पर मैं आराम से एक एनक्रिप्टेड फोल्डर खोलता हूँ। उसके अंदर वह डेवलपमेंट जर्नल मौजूद था जिसे मैंने कंपनी ज्वाइन करने के पहले साल से ही मेंटेन करना शुरू किया था। हर टेक्निकल ब्रेक थ्रू का डिटेल बे रिकॉर्ड और ओरिजिनल सोर्स फाइल्स वहां सुरक्षित रखे हुए थे। अगर ट्रुओंग वी लीगल गेम खेलना चाहता है तो मैं भी उसके साथ आखिर तक खेलूंगा। उस दोपहर मैं सिटी सेंटर के एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सामने पहुंचता हूँ। ट्रान टोंग ने मेरे लिए जगह अरेंज कर दी थी। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए काफी थी। आज से यही नलगी की फाउंडेशन बनने वाली थी। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे व्यस्त सड़कों को देखता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि ट्रुओंग वी का ब्लैकलिस्ट ऑर्डर बहुत जल्द एक मजाक बन जाएगा। जब वे क्लाइंट्स जिन्हें सांगकुआ ने नुकसान पहुंचाया था देखेंगे कि मैं वापस आ गया हूं, तो वे खुद सबसे सही फैसला करेंगे। इस समय सांगकुआ नेटवर्क हुक अपनी आखिरी पागलपन भरी स्टेज में था। ट्रुओंग वी और लीना को लगता था कि उन्होंने मुझे पूरी तरह फंसा लिया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे धीरे धीरे उसी कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे मैंने पहले से उनके लिए खोद रखा था। ट्रुओंग वी का ब्लैकलिस्ट ऑर्डर ठंडी हवा की तरह पूरे इंडस्ट्री सर्कल में फैल गया। मैं अपने नए रेंटेड वर्क स्पेस में बैठा फोन पर रिक्रूटर्स के अपॉलॉजी मैसेजेस देख रहा था, लेकिन मेरे मन में कोई खास हलचल नहीं होती थी। उनके शब्द बहुत विनम्र थे, लेकिन मतलब साफ था। ट्रुओंग वी ने इंडस्ट्री एसोसिएशन में पहले ही दबाव बना दिया था। जो भी कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी उसे सांगकोआ के पीछे खड़ी पुरानी कंपनीज का दुश्मन माना जाएगा। लेकिन ये चाइल्डिश ट्रिक मैं पहले ही समझ चुका था। जिस पर मैं फोन बंद करता हूँ और व्हाइट बोर्ड पर नए सिस्टम की कोर लॉजिक डिजाइन करना जारी रखता हूँ। तभी दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अंदर आने वाला टीवू था, जो हमेशा टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करता था। आनहदा, मैंने भी रिजाइन कर दिया। ट्रुओंग टोंग हमें रोज उस एनक्रिप्टेड लॉजिक को क्रैक करने के लिए मजबूर करता था। उसने कहा था कि अगर हम नहीं कर पाए तो पूरे ग्रुप का केपीआई काट दिया जाएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा किया, रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट मिल गया। ट्रुओंग वी ने कोई परेशानी तो नहीं की? जिस पर TUIAOWURG सिर हिलाता है। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। अब कंपनी में हर कोई खुद को बचाने में लगा है। LYNA जिम्मेदारी से बचने के लिए रोज चेक करती है कि कहीं कोई सीक्रेटली आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहा। ANHDA, अगर आपको लोगों की जरूरत हो तो बिना सैलरी के भी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। यह सुनकर मेरे दिल में हल्की गर्माहट पैदा होती है। ट्रुओंग वी को लगता था कि पावर के दम पर वह मेरा रास्ता बंद कर देगा, लेकिन वह भूल गया था कि लोगों का दिल कभी भी धमकियों से नहीं खरीदा जा सकता। सैलरी पहले से ज्यादा मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें इस ब्लैकलिस्ट प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। जिस पर मैं कंप्यूटर खोलता हूं और एक पुराने टेक्निकल फोरम में लॉग इन करता हूं। वह फोरम काफी समय से इनएक्टिव पड़ा था, लेकिन वहां मैं सिर्फ ट्रांदा नहीं था, मैं इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम था जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। अगर ट्रुओंग वी सर्कल में मेरी रेप्यूटेशन खराब करना चाहता है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली स्ट्रैटेजिक सप्रेशन किसे कहते हैं। रेजिग्नेशन के 10वें दिन मुझे अचानक लीना का फोन आता है। उसकी आवाज इस बार हैरान करने वाली हद तक नरम थी। वह मुझे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि कंपनी की तरफ से माफी मांगना चाहती है। मैं जानता था कि यह जरूर कोई ट्रैप होगा, लेकिन फिर भी मैं वहां जाता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ट्रुओंग वी के निर्देश पर वह अब कौन सा नया खेल खेलने वाली है। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में लीना बेहद शानदार कपड़ों में बैठी थी। मेज पर महंगे डिशेस सजे हुए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। त्रांदा, पहले मैं इम्यूचर थी, उम्मीद है तुम पुरानी बातें दिल पर नहीं लोगे। ट्रुओंग टोंग ने कहा है, अगर तुम सेटलमेंट प्लान देने को तैयार हो जाओ तो रुके हुए सारे पार्टनरशिप्स तुरंत रिस्टोर कर दिए जाएंगे और कंपनी तुम्हें एक्स्ट्रा कंसल्टिंग फी भी देगी। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। लीना, क्या तुम्हें खुद इन बातों पर यकीन है? वह एल्गोरिदम्स मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। कॉन्ट्रैक्ट में यह बात शुरू से साफ लिखी हुई थी। यह सुनकर लीना की मुस्कान जम जाती है और फिर उसकी आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक उभरने लगती है। वह अपने बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालती है और जोर से मेज पर रख देती है। त्रांदा, लगता है तुम आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनना चाहते हो। ट्रुओंग टोंग पहले ही एक्सपर्ट्स अरेंज कर चुका है। अगर आज तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पर यह आरोप लगाएंगे कि कंपनी छोड़ने से पहले तुमने जानबूझकर सिस्टम में वायरस डाला था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। इस रिकॉर्डिंग में तुम्हारे खुद के मुंह से निकला हुआ कन्फेशन मौजूद है। जिस पर मैं उसके विजयी चेहरे को देखकर सिर्फ हंस देता हूँ। शायद उसे यह नहीं पता था कि जिस पल से मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था, उसी पल से मेरा फोन सारी रिकॉर्डिंग सीधे क्लाउड पर अपलोड कर रहा था। वीडियो सर्विलांस है क्या?
तो फिर और भी अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि जज यह सुने कि तुम किस तरह मुझ पर दबाव डालकर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना चाहती हो। यह कहकर मैं अपनी कुर्सी से उठ जाता हूं, सामने रखे महंगे खाने की तरफ भी एक बार नहीं देखता, जिस पर लीना पीछे से गुस्से में चिल्लाती रहती है, जबकि मैं पहले ही यह सोचने लगा था कि उसकी इस धमकी को इस्तेमाल करके सांग खा को एक और लीगल गिफ्ट कैसे दिया जाए। इसी दौरान जब ट्रुओंगवी अपनी छोटी छोटी चालों में व्यस्त था, मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर मिलती है। सांखा शहर के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बिडिंग में हिस्सा लेने वाला था। यह उनका आखिरी लाइफलाइन था। इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए ट्रुओंगवी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, यहां तक कि उसने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में मेरे पुराने रिसर्च रिजल्ट्स तक शामिल कर दिए थे, जिस पर TUIOVURG कंप्यूटर के सामने बैठा तनाव भरे चेहरे के साथ मुझसे पूछता है, ANHDA, अगर उन्होंने आपके सॉल्यूशन का आउटर लेयर बदलकर उसे सबमिट कर दिया तो हम क्या करेंगे? अभी हमारी रेपुटेशन भी नहीं बनी है। साहब करचली अब समस्या भी हैं, ऐसे में खुद को प्रूव करना आसान नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूं। उस सिस्टम में मैंने सिर्फ लॉजिक नहीं छोड़ा था, पुराने आर्किटेक्चर के अंदर मैंने एक हिडन ट्रैप भी छोड़ रखा था। उसे सिर्फ मैं एक्टिवेट कर सकता हूं। अगर सिस्टम मेरी ऑथोराइजेशन के बिना एक निश्चित थ्रेशहोल्ड से ऊपर चला गया तो पूरी स्क्रीन पर कॉपीराइट वार्निंग अपने आप दिखाई देगी। ट्रुओंगवी को लगता है कि टेक्नोलॉजी हाथ लगते ही वह चैन से सो पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी पल से वह अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर चुका है। और फिर बिडिंग का दिन आ जाता है। उस दिन मैं एक दूसरी पार्टनर कंपनी के टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में चुपचाप पीछे की सीट पर बैठा था। स्टेज पर ट्रुओंगवी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा था। नीचे लीना जोर जोर से ताली बजा रही थी। यह सांगकोआ द्वारा इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कोर इंजन है। इसकी स्टेबिलिटी पूरे इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जैसे ही उसने स्ट्रेस टेस्ट शुरू करने के लिए बटन दबाया, सिस्टम जो अभी तक परफेक्टली चल रहा था अचानक फ्रीज हो गया और अगले ही पल विशाल स्क्रीन पर एक बड़ा पॉपअप मैसेज दिखाई देता है। इस कोर आर्किटेक्चर का कॉपीराइट ट्रांदा के व्यक्तिगत स्वामित्व में है। अनऑथराइज्ड यूज सस्पेक्टेड, पॉसिबल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। यह देखते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। ट्रुओंगवी का चेहरा एक पल में लाल से सफेद और सफेद से हरा पड़ जाता है, जिस पर वह पागलों की तरह कीबोर्ड दबाने लगता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका था। मैं अंधेरे कोने में बैठा उसकी हालत देखता हूं और शांति से अपनी फाइल बंद कर देता हूं। बिडिंग स्कैंडल के फूटते ही सांग खाओ की रेप्यूटेशन पूरी तरह जमीन पर आ गिरती है। जो छोटे पार्टनर्स अब तक इंतजार कर रहे थे, वे भी एक एक करके कोऑपरेशन टर्मिनेट करने के नोटिस भेजने लगते हैं। मैंने सुना कि ट्रुओंगवी ने ऑफिस में गुस्से में हर चीज तोड़ डाली, यहां तक कि उसने लीना को भी एक थप्पड़ मार दिया। अब सांगकोआ सिर्फ नुकसान में नहीं था, बल्कि पूरी तरह कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा था। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग बड़ी संख्या में रिजाइन करने लगते हैं, यहां तक कि डबल सैलरी का लालच भी किसी को रोक नहीं पाता। उसी दोपहर जब मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करके लौटता हूं, तो कंपनी के दरवाजे पर कुछ परिचित चेहरे दिखाई देते हैं। वे सांगखा के सबसे टैलेंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, वही लोग जिन्हें कभी लीना ने जानबूझकर अपनी तरफ खींच लिया था। आनहदा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। पहले हमसे गलती हुई। ट्रुओंगवी के बोनस ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिस पर मैं उनकी तरफ देखता हूं और शांत आवाज में कहता हूं, कंपनी टैलेंट का स्वागत करती है, लेकिन रूल्स सबसे ऊपर हैं। मेरे यहाँ टेक्निकल स्किल्स की वैल्यू होती है, चापलूसी की नहीं। इसके बाद मैं उनके ज्वाइनिंग प्रोसेस की व्यवस्था करता हूँ। मैं जानता था कि यह सिर्फ कुछ लोगों की रिक्रूटमेंट नहीं थी, यह सांग खाओ की जड़ों को उखाड़ने जैसा था। ट्रुओंगवी के पास पुराने सर्वर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। शाम को ट्रांटोंग का फोन आता है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। त्याओट्रान, शानदार काम किया। ट्रुओंगवी अभी कॉपीराइट इश्यू को दबाने के लिए हर जगह भाग रहा है, लेकिन सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम पहले ही सांगकोआ पहुंच चुकी है। इस बार शायद वह कानून से बच नहीं पाएगा। यह सिर्फ वही है जिसका वह हकदार है। मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, ट्रांटोंग, अब हमारा प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू किया जा सकता है। फोन रखने के बाद मैं खिड़की के बाहर चमकती रोशनी को देखता हूँ। मुझे साफ महसूस होता है कि मेरा दौर तेजी से करीब आ रहा है और ट्रुओंगवी के लिए अंतिम घंटी बज चुकी है। इस समय सांगकोआ नेटवर्क सचमुच एक घोस्ट कंपनी बन चुका था। जो ऑफिस कभी लोगों से भरा रहता था, अब पूरी तरह खाली पड़ा था। हर तरफ सिर्फ बिखरा हुआ सामान दिखाई देता था। ट्रुओंगवी खुद को ऑफिस में बंद कर चुका था। पूरा दिन किसी को उसका चेहरा तक नहीं दिखता था। वहीं लीना भी गायब हो चुकी थी। सुना था कि वह कंपनी की आखिरी कैश रिजर्व लेकर विदेश भाग गई, लेकिन ट्रुओंगवी जैसे लोग पूरी तरह खत्म होने से पहले हमेशा एक आखिरी पागलपन भरा हमला जरूर करते हैं। एक रात मैं अपनी कार पार्क करके बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक साया अचानक पिलर के पीछे से निकलकर मेरी तरफ दौड़ता है। धुंधली रोशनी में मैं तुरंत पहचान जाता हूँ, वह ट्रुओंगवी था। उसके हाथ में एक फोल्डिंग नाइफ था और आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। ट्रांदा, तुमने मुझे इस हालत तक क्यों पहुंचाया? मैंने तुम्हें पैसे दिए, शेयर्स दिए, फिर भी तुमने मुझे छोड़ने से इनकार क्यों किया? जिस पर मैं बिना पीछे हटे उसकी आंखों में देखता हूँ। ट्रुओंगवी, सांगकोआ को बर्बाद तुमने खुद किया है। जिस दिन तुमने लोगों की मेहनत और बोनस को खिलौना समझा, उसी दिन तुम्हारा अंत तय हो गया था। मैं जरा भी नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त डर दिखाना उसकी पागलपन को और बढ़ा देगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मैं खत्म हो गया तो तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे। यह कहकर वह नाइफ लेकर मेरी तरफ झपटता है, जिस पर मैं तेजी से एक तरफ हट जाता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। सालों की फिटनेस ट्रेनिंग इस वक्त काम आती है।
मैं जोर से उसकी कलाई मोड़ता हूँ। नाइफ जमीन पर गिर जाता है और उसी समय पार्किंग लॉट के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल मैंने पहले ही फोन का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर रखा था। कुछ ही सेकंड में पुलिस ट्रुओंग वी को जमीन पर दबोच लेती है। वह जंगली जानवर की तरह चीखता रहता है। मैं उसकी तरफ देखकर आखिरी बार कहता हूँ, ट्रुओंग वी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बोनस रोकना नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने कभी किसी इंसान की इज्जत करना सीखा ही नहीं। जिस पर पुलिस कार धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। मैं जमीन पर गिरी कार की उठाता हूँ और बिना पीछे देखे एलिवेटर में चला जाता हूँ। तूफान खत्म हो चुका था और कल एक नई शुरुआत होने वाली थी। थानलैम टेक्नोलॉजी अब ऑफिशियली थानलैम ग्रुप बनने जा रही थी। ट्रुओंग वी की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मैं एक बार फिर उस परिचित लेकिन अब अजनबी लगने वाली जगह पर लौटता हूँ। लेकिन इस बार मैं एम्प्लॉय नहीं था, मैं क्रेडिटर और पोटेंशियल बायर के रूप में वहां आया था। पूरा ऑफिस ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। डॉक्यूमेंट्स हर तरफ फैले हुए थे। जो डिपार्टमेंट हेड्स कभी घमंड से चलते थे वे अब अपनी कुर्सियों पर थके और परेशान बैठे थे। मैं सीधे ट्रुओंग वी के ऑफिस में पहुंचता हूँ। वह विशाल रेडवुड डेस्क अब भी वहीं मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका मालिक अब जेल में था। उसी समय कोर्ट स्टाफ कंपनी की फाइनेंशियल फाइल सील कर रहा था, जिस पर ट्रांटोंग मेरी तरफ देखकर कहता है, प्रारंभिक जांच के मुताबिक सांग कोआ का कर्ज उसकी एसेट से कहीं ज्यादा है। क्या तुम सच में इस डूबते हुए जहाज को खरीदना चाहते हो? मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूँ। मुझे सिर्फ उनके सर्वर यूसेज राइट्स और उन पेटेंट लाइसेंसेस की ओनरशिप चाहिए। और जहां तक कर्ज का सवाल था, वो जांग वेई का पर्सनल मामला था। जिस पर मैं मुड़कर देखता हूँ तो कुछ पुराने एम्प्लॉयज जो अभी तक नौकरी नहीं छोड़ते हैं, दरवाजे की दरार से अंदर झांक रहे होते हैं। उनमें से कुछ वही लोग थे जो पहले मेरे बोनस कटने पर ठंडे अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब लगभग भीख मांगती नजरों से मुझे देख रहे होते हैं। जिस पर मैं ट्रीवीत को भी दरवाजे की दरार से झांकते हुए देखता हूँ। उनमें से कई लोग पहले मेरी मुश्किलों पर हंसते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में सिर्फ उम्मीद दिखाई देती है। जो भी यहाँ रुकना चाहता है वो श्याओ वांग के पास जाकर दोबारा इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन पहले जैसा खुशामद करके बोनस लेने वाला दौर थानलैम टेक्नोलॉजी में अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर उनके चेहरों पर शर्म और राहत दोनों दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें देखकर मुझे कोई खास संतोष फील नहीं होता, क्योंकि यह दुनिया हमेशा से इतनी ही क्रूर रही है। जब इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है तब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक लग्जरी बन जाता है। इसके बाद मैं खिड़की के पास जाकर नीचे की व्यस्त सड़क को देखता हूँ। सांखा का चमकता हुआ साइनेज बोर्ड देर सबेर जरूर हटाया जाएगा, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, मेरे बिजनेस मैप को और बड़ा करने का पहला कदम, जिस पर झांग वेई द्वारा छोड़े गए उस बर्बाद साम्राज्य के अंदर अभी भी एक ऐसा सीक्रेट छिपा हुआ था जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। और लीना जो डेटा अपने साथ लेकर गई थी, मामला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है जितना मैंने सोचा था। कंपनी के सर्वर अपने कंट्रोल में लेने के बाद मैं और श्याओ वांग लगातार 2 रातों तक जागते रहते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि लीना सिर्फ कैश लेकर नहीं भागी थी। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हेड की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके कंपनी के बैकअप डेटाबेस की कॉपी भी जबरदस्ती निकाल ली थी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि वह एक अधूरा मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन एग्रीमेंट ड्राफ्ट भी अपने साथ ले गई थी, जिस पर श्याओ वांग चिंता से कहता है, ब्रोदर, ये वह ड्राफ्ट भले ही आपने लिखा था, लेकिन अगर लीना उसे कॉम्पिटिटर्स को बेच देती है और बाद में हम पर कॉपीराइट वायलेशन का केस कर देती है तो हम अपनी सफाई भी नहीं दे पाएंगे। जिसके जवाब में मैं शांत होकर कहता हूँ, बैठ जाओ श्याओ वांग, लीना कहीं नहीं भाग सकती। उस लेवल का एन्क्रिप्शन एग्रीमेंट मेरे अलावा कोई भी उसका कंप्लीट डिक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं दे सकता। उसके हाथ में मौजूद यूएसबी ड्राइव उसके लिए सिर्फ एक जलता हुआ आलू है जिसे वह ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। जिस पर मैं स्क्रीन पर तेजी से चलती कोड लाइंस को घूरता रहता हूँ और मन ही मन लीना के अगले कदम का अंदाजा लगाता हूँ। उस जैसी बेहद घमंडी और दिखावे की दीवानी औरत कभी भी गुमनाम रहकर गरीब जिंदगी नहीं जी सकती। तभी अचानक मेरे इनबॉक्स में एक अनामनस ईमेल आता है जिसके अंदर एक फॉरेन कैसीनो की तस्वीर अटैच्ड होती है। तस्वीर में लीना अभी भी महंगे कपड़े पहनकर बैठी होती है, लेकिन उसके सामने बैठा आदमी मेरी भौहें सिकोड़ देता है। वह और कोई नहीं बल्कि झोजोंग था, एक बदनाम डेटा ब्रोकर जिसने व्यापारिक सीक्रेट्स खरीदकर अपनी दौलत बनाई थी। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, तो आखिरकार इसे खरीदार मिल ही गया। झांग वे जेल के अंदर सड़ रहा था, जबकि लीना बाहर बैठकर अपने पुराने मालिक को बेच रही थी। सच कहें तो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन मैं पुलिस को तुरंत खबर नहीं करता, क्योंकि झोजोंग जैसे चालाक लोमड़ी को बिना असली वैल्यू समझे पैसा खर्च करने की आदत नहीं थी। जिस पर मैं उसे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजता हूँ, उस चीज में बैकडोर है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे मिलो। इसके बाद मैं चुपचाप इंतजार करने लगता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ डेटा वापस लेने की लड़ाई नहीं थी। मैं इस पूरे इंडस्ट्री में फैले भ्रष्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना चाहता था। अगली सुबह मैसेज पढ़ते ही झाओ झोंग बेचैन हो जाता है, जिस पर वह मुझे एक प्राइवेट क्लब में मिलने के लिए बुलाता है और खास तौर पर कहता है कि मैं अकेला आऊं। मैं समय पर वहां पहुंचता हूं। कमरे के अंदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ होता है, जिस पर झो झोंग हंसते हुए मैत्रेय बुद्ध जैसा चेहरा बनाकर मेरा स्वागत करता है, जबकि उसके बगल में बैठी लीना का चेहरा पहले से काफी पीला दिखाई देता है। वह मुस्कुराकर कहता है, चैन, ये तुम्हारा नाम बहुत पहले से सुन रखा है। आजकल के यंग लोग वाकई कमाल हैं।
यहाँ तक कि झांग वेई जैसा चालाक आदमी भी तुम्हारे हाथों हार गया। जिसके जवाब में मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। झोजोंग, बेकार की बातें छोड़िए। लीना के हाथ में जो चीज है उसे आप संभाल नहीं पाएंगे। यह सुनते ही लीना अचानक खड़ी हो जाती है। चेन, ये ड्रामा करना बंद करो। झोजोंग ने एक्सपर्ट से जांच करवाई है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इसे कमर्शियल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। उस समय कॉपीराइट वायलेशन का आरोपी तुम बनोगे। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, एक्सपर्ट्स? क्या वही थर्ड रेट प्रोग्रामर्स जो बेसिक कंकरेंट प्रोसेसिंग तक नहीं संभाल सकते? अगर भरोसा नहीं है तो अभी सर्वर पर इसे रन करके देख लो। यह सुनकर झोजोंग का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वह शुरू से ही थोड़ा सस्पिशियस था। जिस पर वह तुरंत अपने लोगों को प्रोग्राम रन करने का आदेश देता है। लेकिन प्रोग्राम शुरू होते ही सर्वर रूम की वार्निंग लाइट्स स्क्रीन पर पागलों की तरह फ्लैश करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? इसे तुरंत बंद करो। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, मेरी डायनामिक ऑथोराइजेशन के बिना किसी भी फोर्स्ड एग्जीक्यूशन पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। यह सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मैं लीना की तरफ देखता हूँ, जो अब कुर्सी पर ढह चुकी होती है। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा बची होती है। उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड भी मेरे सामने कागज की तरह कमजोर साबित हो जाता है। और झोजोंग जैसे बिजनेसमैन अच्छी तरह जानते हैं कि कब नुकसान काटकर पीछे हटना चाहिए। जिस पर वह अचानक लीना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज जाता है। वह अपना चेहरा पकड़कर बैठ जाती है और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि झोजोंग का असली स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था। वह किताब के पन्नों से भी तेज पलट जाता था। उसकी नजर में लीना अब पैसे कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी थी। जिस पर वह मेरी तरफ देखकर जल्दी से कहता है, चैनजोंग, यह सब गलतफहमी है। इस औरत ने मुझे धोखा दिया। इसने कहा था कि यह टेक्नोलॉजी उसी की है। जिसके जवाब में मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, डेटा मैं वापस ले जाऊंगा, और जहां तक इंसान की बात है उसका फैसला कानून करेगा। फिर मैं आगे कहता हूँ, वैसे सुना है कि आप हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यह सुनते ही झोजोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वह लगातार सिर हिलाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आपके रहते हमारी जैसी छोटी कंपनी कैसे सामने आने की हिम्मत करेगी? इसके बाद मैं ओरिजिनल डेटा वाली यूएसबी वापस ले लेता हूँ और झोजोंग की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता हूँ। जैसे ही लीना पुलिस की आवाज सुनती है, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। वह रोते हुए मेरी पैंट पकड़ने की कोशिश करती है। चैन, ये मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मैं सारा पैसा वापस कर दूंगी, बस मुझे जेल मत भेजो। जिस पर मैं बिना किसी भावना के पीछे हट जाता हूँ। लीना, जिस पल तुमने कंपनी का कोर डेटा चुराने का फैसला किया था, उसी पल तुम्हें इस अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए था। मैं उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाते हुए देखता हूँ, जिस पर मेरे दिल के अंदर बची आखिरी धुंध भी खत्म हो जाती है। लेकिन यह अंत नहीं था। झोजोंग पीछे हट चुका था, मगर उसके पीछे खड़ी तियानचेन ग्रुप जैसी विशाल ताकत कभी चुप बैठने वाली नहीं थी। वे मेरे जैसे ट्रबल मेकर को इतनी आसानी से बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। जिस पर कंपनी वापस लौटते समय जेनजोंग का फोन आता है। उसकी आवाज में साफ चिंता सुनाई देती है। वह कहता है, टीएन चेन ग्रुप के लोग हाल ही में हमारे पार्टनर्स से लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे हमें एक्वायर करना चाहते हैं। लीना और झोजोंग का मामला खत्म होने के बाद भी मुझे राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तियानचेन ग्रुप का एक्विजिशन प्रपोजल पहले से ही मेरी डेस्क पर रखा हुआ होता है। तियानचेन इंडस्ट्री का एक जायंट था। वे हमेशा पैसे से रास्ता बनाते थे। जो उनके साथ चलता है वह बच जाता है, और जो उनके खिलाफ जाता है वह मिटा दिया जाता है। जिस पर अब मेरे सामने तियानचेन का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर बैठा हुआ था। मेरे सामने बैठी थी एक महिला जिसकी आंखें बेहद तेज और पैनी थीं। मिस्टर चेन, 200 मिलियन कैश, साथ में तियानचेन ग्रुप के 3% शेयर्स। यह कीमत इतनी है कि आप और आपकी पूरी टीम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ऑफर वाकई बहुत आकर्षक था, लेकिन तभी वह इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर अपने चश्मे को ठीक करते हुए हल्की धमकी भरे लहजे में आगे कहती है, अगर आप मना करते हैं तो तियानचेन पूरे इंडस्ट्री रिसोर्सेज इंटीग्रेशन प्रोसेस को शुरू कर देगा। उस समय आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन ऐसी समस्याओं का सामना करेगी जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। मिस्टर चेन, सिर्फ तथाकथित आइडियल के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। जिस पर मैं उस एक्विजिशन प्रपोजल को देखता हूं और मन ही मन ठंडी हंसी हंसता हूं। यह लहजा मुझे झांग वेई की पुरानी धमकियों की याद दिलाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि तियानचेन के पास ज्यादा पैसा था और ज्यादा ताकत भी, लेकिन मैं, चेन, ये कभी भी डरकर झुकने वालों में से नहीं रहा। जिसके जवाब में मैं शांत स्वर में कहता हूँ, फ्यूचर कोई दूसरों की दी हुई चीज नहीं होती, इंसान उसे खुद बनाता है। अपने बॉस से जाकर कह दीजिए, थान लैम्प टेक्नोलॉजी बिक्री के लिए नहीं है। अगर लड़ना है तो हम कोर्ट में भी मिलेंगे और मार्केट में भी। यह सुनते ही वह महिला गुस्से में उठती है और ऊंची हील्स की आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही श्याओ वांग चिंता भरे चेहरे के साथ अंदर आता है। जिस पर मैं अपना कंप्यूटर चालू करता हूं और वह प्रोजेक्ट खोलता हूं जिस पर मैं पिछले कई महीनों से चुपचाप काम कर रहा था।
सेकंड जनरेशन क्लाउड इंजन। यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर इंडस्ट्री के टेक्निकल लूप होल्स को ध्यान में रखकर डेवलप की गई थी, जिस पर मैं स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता हूं, अगर तियानशेंग टेक्निकल मेथड्स इस्तेमाल करके मुझे ब्लॉक करना चाहता है तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन तियानशेंग की रिटेलिएशन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आती है और उससे भी ज्यादा निर्दयी साबित होती है। रात के 11 बज रहे होते हैं, ऑफिस की लाइटें अभी भी जल रही होती हैं। तभी शाओवांग दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके हाथ में अभी अभी प्रिंट हुई रिपोर्ट्स होती हैं और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका होता है। ब्रदर, ये बड़ी समस्या हो गई है। 3 सर्वर सप्लायर्स जिनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन्होंने अभी नोटिस भेजा है। वे प्रोडक्शन एडजस्टमेंट का बहाना बनाकर हमारे ऑर्डर्स को अनिश्चित काल के लिए डिले कर रहे हैं। यह सुनकर मैं समझ जाता हूं कि मामला कितना गंभीर है, क्योंकि अनिश्चित काल की देरी का मतलब सीधे सप्लाई कट करना होता है। जिस पर मैं खिड़की के पास जाकर नीचे की सुनसान सड़क को देखता हूं। तियानशेंग पहले हमारे हार्डवेयर सप्लाई चेन का गला घोंटना चाहता है, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई बड़े क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म्स से भी संपर्क किया था। उनका उद्देश्य हमारे एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से हटवाना था। वे थानलैम टेक्नोलॉजी को एक ऐसे वीरान द्वीप में बदलना चाहते थे जहां टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन उसे डिप्लॉय करने का कोई रास्ता न बचे। डायरेक्टर शांग ने वाकई बहुत तेजी से चाल चली है, जिस पर मैं शाओवांग से कहता हूं, कल से सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कंपनी के सभी टेस्टिंग सर्वर तुरंत इंटरनल नेटवर्क में शिफ्ट कर दो। इसके बाद मैं उन सप्लायर्स की लिस्ट देखता हूं जिन्होंने अचानक पलटी मारी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता, बल्कि मेरे अंदर एक हंटर जैसी शांति पैदा होती है, क्योंकि जब शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा हुआ समझता है, तभी वह सबसे बड़ी गलती करता है। वे सोचते थे कि कैपिटल के दम पर सप्लाई चेन पर मोनोपोली बना सकते हैं, लेकिन वे एक बात भूल गए थे। आज के डेटा ड्रिवन एरा में हार्डवेयर सिर्फ एक कैरियर है। असली ताकत डेटा और एल्गोरिदम्स में होती है। जिस पर शाओवांग परेशान होकर कहता है, लेकिन ब्रदर, ये इन सर्वर्स के बिना हमारा सेकंड जनरेशन इंजन टेस्ट कैसे होगा? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराता हूं। किसने कहा कि हमें उनके सर्वर्स इस्तेमाल करने हैं? अगर वे अंत तक खेलना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। 3 साल पहले ही मैंने ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। तियानशेंग सोचता है कि पानी का स्रोत बंद करके मुझे प्यासा मार देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैंने बहुत पहले अपना कुआं खुद खोद लिया था। तियानशेंग की फुल स्केल ब्लॉकेड के बाद पूरा इंडस्ट्री मेरा मजाक उड़ने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह मैं हुआ शैंग ग्रुप के चेयरमैन चैन के ऑफिस पहुंचता हूं। वह खिड़की के बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबे होते हैं और उनके सामने तियानशेंग द्वारा भेजा गया कोऑपरेशन प्रपोजल रखा होता है, जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहते हैं, लिटिल चेन, तियानशेंग के लोग कल मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने वादा किया है कि अगर हुआ शैंग थानलैम के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दे तो अगले 5 साल तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कॉस्ट आधी कर दी जाएगी। जिसके जवाब में मैं कहता हूं, चेयरमैन चेन, तियानशेंग का पैसा लेना आसान है, लेकिन उनके लगाए हुए बंधनों से आजाद होना बहुत मुश्किल है। एक बार हुआ शैंग के सारे सिस्टम्स उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चले गए तो भविष्य में वे कीमत बढ़ाएं या घटाएं, यह फैसला आपका नहीं रहेगा। यह सुनकर चेयरमैन चेन मुड़कर मेरी तरफ देखते हैं। वह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक दूरदर्शी स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। वह सोच रहे थे कि सामने दिखाई देने वाले छोटे फायदे को चुना जाए या उस भविष्य को जो पूरे इंडस्ट्री के रूल्स बदल सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पूछते हैं, लिटिल चेन, सच सच बताओ, तियानशेंग ने तुम्हारी हार्डवेयर सप्लाई काट दी है, अब तुम उनके खिलाफ लड़ोगे कैसे? जिस पर मैं बिना झिझक जवाब देता हूं, मुझे उनके हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं है। हुआ शैंग की पूरे देश में 3000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच के पास अनयूज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप ऑथोराइजेशन दे दें तो मैं इन सभी रिसोर्सेज को जोड़कर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क बना सकता हूं जो तियानशेंग से भी ज्यादा पावरफुल होगा। यह सुनते ही चेयरमैन चेन की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि इसका मतलब क्या है। यह सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन नहीं था, यह हुआ शैंग को बड़े कॉरपोरेशंस पर निर्भरता से पूरी तरह आजाद कर सकता था। अचानक वह मेज पर जोर से हाथ मारते हैं और तियानशेंग का प्रपोजल फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हा, ठीक है, मैं यह दांव तुम्हारे साथ खेलता हूं। हुआ शैंग के सारे नेटवर्क नोड्स तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए मैं लंबी सांस लेता हूं। तियानशेंग को लगता था कि उसने पूरा समुद्र बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने अनगिनत छोटी धाराओं को पहले ही जोड़ रखा है। जिस पर जैसे ही हुआ शैंग और मेरे बीच यह सीक्रेट एग्रीमेंट फाइनल होता है, तियानशेंग तुरंत पब्लिक ओपिनियन बैटलफील्ड पर हमला शुरू कर देता है। इंटरनेट पर अचानक थानलैम टेक्नोलॉजी के खिलाफ बड़ी संख्या में बदनाम करने वाले आर्टिकल्स आने लगते हैं। कहीं कहा जाता है कि हमारे सिस्टम्स में सीरियस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं, तो कहीं आरोप लगाया जाता है कि हम यूजर्स का डेटा इलीगली कलेक्ट कर रहे हैं। यह देखकर शाओवांग गुस्से में कहता है, ब्रोदर चेन, ये सब पूरी तरह झूठ है। हमारा सोर्स कोड तो ओपन सोर्स ऑडिटेड कोड है। ऐसे में यूजर डेटा चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता। जिसके जवाब में मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। उन्हें सच्चाई की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि कस्टमर्स के मन में शक पैदा हो जाए। एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
जिस पर मैं उन तथाकथित एक्सपर्ट्स के एनालिसिस आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। हर आर्टिकल झूठ, तोड़ मरोड़ और तकनीकी भ्रम से भरा हुआ था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनका असर दिखने भी लगा था। कई क्लाइंट्स जिन्होंने पहले हमारे साथ डील करने की इच्छा दिखाई थी, अब इन नेगेटिव रिपोर्ट्स की वजह से पीछे हटने लगे थे। तियानशेंग की यह चाल सच में बेहद खूबसूरती से खेली गई मानसिक लड़ाई थी, क्योंकि बिना एक भी सीधा अटैक किए वे हमारे विश्वास और रेपुटेशन को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ संभावित क्लाइंट्स तो इन अफवाहों के कारण पहले ही अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर चुके थे। तियानशेंग की यह मानसिक युद्ध वाली चाल सच में कमाल की थी, लेकिन अगर वे पब्लिक ओपिनियन वॉर खेलना चाहते थे तो हम भी उन्हें एक बड़ा तोहफा देने वाले थे। जिस पर मैं श्याओ वांग से कहता हूं, सेकंड जनरेशन इंजन की सिक्योरिटी टेस्टिंग रिपोर्ट सीधे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हैकर चैलेंज कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दो, और साथ ही $1 मिलियन का रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दो। दुनिया भर के टॉप हैकर्स को इनवाइट करो कि वे थान लैम के फायरवॉल को तोड़कर दिखाएं। यह सिर्फ झूठे आरोपों का सबसे ताकत जवाब नहीं था, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी का सबसे दमदार एडवर्टाइजमेंट भी था। जैसे ही यह अनाउंसमेंट पब्लिक होती है, पूरा टेक वर्ल्ड हिल जाता है। तियानशेंग द्वारा हायर की गई ऑनलाइन ट्रोल आर्मी अचानक खामोश हो जाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के सामने हर अफवाह और हर झूठ कमजोर पड़ जाता है। जिस पर जब पूरी दुनिया इस चैलेंज की तरफ ध्यान दे रही होती है, तब मेरी नजर एक दूसरे डेटा सेट पर टिकी हुई होती है। वह था तियानशेंग ग्रुप के कोर प्रोडक्ट्स का यूजर लॉस डेटा, क्योंकि सेकंड जनरेशन इंजन की कंपैटिबिलिटी टेक्नोलॉजी के कारण उनके कई सिस्टम्स अस्थिर होने लगे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि तियानशेंग अंदर से भी उतना मजबूत नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। थानलैम टेक्नोलॉजी के खिलाफ आधे महीने तक चले ब्लॉकेट के दौरान वे हमें निगल तो नहीं पाए, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने की वजह से उनका खुद का कोर बिजनेस ग्रोथ रुकने लगा था। इसी दौरान तियानशेंग के अंदर मौजूद मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने बताया कि उनके इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक छोटी सी कंपनी को दबाने के लिए हमने कितने रिसोर्सेज और कनेक्शंस इस्तेमाल किए, और नतीजा क्या निकला? हुआ शेंग न सिर्फ हमारे हाथ से निकल गया, बल्कि हमारे कई बड़े क्लाइंट्स भी अपने साथ ले गया। जिस पर दूसरा व्यक्ति गुस्से में जवाब देता है, यह सब तुम्हारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की नाकामी है। एक छोटी कंपनी के कंप्यूटिंग नेटवर्क को भी नहीं रोक पाए और यहाँ बजट मांगने चले आते हो। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यही वह नतीजा था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बड़े कॉर्पोरेशंस को बाहर से आने वाला खतरा उतना नहीं डराता जितना अंदर से शुरू होने वाला पतन डराता है। जिस पर मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर तियानशेंग के गिरते हुए स्टॉक चार्ट को देखता हूँ और मन ही मन आखिरी हार्वेस्ट का समय तय करने लगता हूँ। फिर मैं श्याओ वांग की तरफ देखकर कहता हूँ, तैयारी पूरी हो गई। आज रात ठीक 8 बजे हमारा सेकंड जनरेशन इंजन हुआ शेंग के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क पर ऑफिशियली लॉन्च होगा। ग्लोबल पब्लिक टेस्टिंग शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर हम सफल होते हैं तो थान लैम टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री की मोनोपोली को तोड़ देता, लेकिन अगर हम असफल होते तो तियानशेंग का पागलपन भरा बदला पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता। रात के ठीक 8 बजे मैं एंटर की दबाता हूँ, जिस पर स्क्रीन पर मौजूद मैप में अनगिनत रोशनी के बिंदु एक साथ जगमगाने लगते हैं। हुआ शेंग की पूरे देश में फैली नेटवर्क नोड्स तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और एक विशाल कंप्यूटिंग टॉरेंट की तरह बहने लगती हैं। मैं स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहता हूँ, अब पूरी दुनिया को बता दो कि नियम बदलने का समय आ गया है। जिस पर पब्लिक टेस्ट शुरू होते ही तियानशेंग हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उन्हें डरावनी सच्चाई का एहसास हो चुका था। जिस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह थान लैम की नई आर्किटेक्चर के सामने कागज की तरह कमजोर साबित हो रही थी। पब्लिक टेस्ट की शानदार सफलता के तीसरे दिन पूरा इंडस्ट्री बदल जाता है। जो सप्लायर्स पहले मुझे महामारी की तरह अवॉइड करते थे, अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलता। इसके बजाय मैं सिर्फ इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों के लिए आयोजित एक प्राइवेट बैंक्वेट में पहुंचता हूं, और वहां तियानशेंग ग्रुप का चेयरमैन खुद मौजूद होता है। वह मुझे देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी घमंड नहीं होती। उसकी जगह एक प्रतिद्वंद्वी के लिए सम्मान और छिपी हुई चिंता दिखाई देती है। जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर चेन, नई लहर हमेशा पुरानी लहर को पीछे छोड़ देती है। पहले हमारे लोगों ने आपको कम आंका था, क्यों ना हम दोनों बैठकर एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात करें। जिसके जवाब में मैं शांत स्वर में कहता हूं, कोऑपरेशन हो सकता है, लेकिन पहले तियानशेंग को पब्लिक अपॉलॉजी जारी करनी होगी, और पिछले दिनों थान लैम टेक्नोलॉजी की ब्रांड रेप्यूटेशन को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी कंपेंसेशन भी देनी होगी। यह सुनते ही चेयरमैन के चेहरे की मांसपेशियां हल्के से फड़क जाती हैं, क्योंकि उसके लिए यह मांग पूरे इंडस्ट्री के सामने खुद को थप्पड़ मारने जैसी थी। लेकिन वह यह भी देख रहा था कि मंच के नीचे मौजूद लगभग सभी पार्टनर्स अब मेरे आसपास इकट्ठा हो चुके थे। उसके पास बार्गेनिंग चिप्स लगभग खत्म हो चुके थे। जिस पर मैं आगे कहता हूं, बेशक आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तियानशेंग के कई कोर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारी नई आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
उन्होंने तो रिज्यूम सबमिट करना भी शुरू कर दिया है। यही असली बॉटम एक्सट्रैक्शन होता है। मैं सिर्फ आपके क्लाइंट्स नहीं छीनूंगा, मैं आपकी जड़ें भी निकाल दूंगा। यह सुनते ही चेयरमैन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर अंत में भारी आवाज में कहता है, मैं सहमत हूँ। जिस पर मैं अपना वाइन ग्लास उठाकर एक छोटा सा सिप लेता हूँ। यह लड़ाई मैं जीत चुका था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। तियान शेंग का झुकना अस्थायी था और अंधेरे में शायद इससे भी बड़ी कोई ताकत मौजूद थी जो चुपचाप थान लैम टेक्नोलॉजी पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद मैं बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलता हूँ। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराती है। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, एक अजनबी नंबर से। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे होते हैं, पीछे से सावधान रहो। पार्टी का शोर अब भी मेरे कानों में गूंज रहा होता है, लेकिन मेरी नजर उस मैसेज पर टिक जाती है। मेरी उंगलियां काफी देर तक स्क्रीन पर रुकी रहती हैं, क्योंकि यह नंबर कई लेयर्स के रिले प्रोटेक्शन से होकर आया था। इसे ट्रेस करना लगभग असंभव था। जिस पर मैं खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाता हूं और नीचे गुजरती गाड़ियों की रोशनी को देखता हूं, और पहली बार मुझे फील होता है कि इस कमर्शियल वॉर के गहरे पानी में कोई अदृश्य नजर लगातार मुझे देख रही है। मैं ये बात शाओवांग को नहीं बताता, क्योंकि मैं उसे बेवजह डराना नहीं चाहता था। इसके बाद मैं कंप्यूटर खोलकर पिछले 3 सालों में तियानशेंग ग्रुप की ओनरशिप स्ट्रक्चर में हुए बदलावों की जांच करने लगता हूं। तियानशेंग भले ही इंडस्ट्री जायंट था, लेकिन उसके पीछे की कैपिटल स्ट्रक्चर बेहद जटिल थी। कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स की परछाइयां बार बार दिखाई देती थीं, जिस पर मैं सोचता हूं जेंग वेई, लीना और चेयरमैन चेन जैसे लोग शायद सिर्फ मोहरे थे। तियानशेंग हमें सिर्फ मार्केट शेयर के लिए निगलना नहीं चाहता था, इसके पीछे कोई और भी गहरा मकसद छिपा हुआ था। इसी दौरान अचानक सेकंड जनरेशन इंजन के बैकएंड से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। किसी ने एक ऐसे प्रोटोकॉल इंटरफेस के जरिए इंट्रूजन अटेम्प्ट शुरू किया था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनका लक्ष्य था हुआ शेंग नेटवर्क नोड्स का ऑपरेशनल डेटा बड़े पैमाने पर चुराना। मैं कुछ सेकंड तक लॉग्स को देखता हूं, फिर तुरंत समझ जाता हूं यह तियानशेंग का काम नहीं है। यह हमला किसी प्रोफेशनल ओवरसीज टीम जैसा लगता है। जिस पर मैं तेजी से कीबोर्ड पर टाइपिंग शुरू कर देता हूं और सिस्टम में कई नई इलेक्ट्रॉनिक फायरवॉल लेयर्स जोड़ देता हूं। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था, मेरी मौजूदगी ने सिर्फ तियानशेंग के हितों को नहीं छेड़ा था, बल्कि इंडस्ट्री के पीछे छिपे कुछ असली खतरनाक लोगों को भी जगा दिया था। शायद वह एनोनिमस मैसेज मजाक नहीं था, बल्कि देर से पहुंची हुई एक चेतावनी थी। अगली सुबह तय समय पर तियानशेंग ग्रुप का ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर जारी हो जाता है और इंडस्ट्री के बड़े पोर्टल्स की होम पेज पर प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। उस लेटर में बेहद विनम्र शब्दों में माफी मांगी जाती है और थान लैम टेक्नोलॉजी के खिलाफ की गई पूरी ब्लॉकेड कैंपेन का दोष कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के व्यक्तिगत फैसलों पर डाल दिया जाता है। उसी समय कई करोड़ का मुआवजा भी थान लैम टेक्नोलॉजी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिस पर टियू वोंग उत्साहित होकर कहता है, त्रान का देखिए, अब हर कोई हमें ड्रैगन स्लेयर यूथ कहकर तारीफ कर रहा है। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता हूँ, थियनथांथ इस बार पूरी तरह से ढह गया है। ढह गया? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, त्याओवू, किसी बड़े दिग्गज की सहन शक्ति को कभी कम मत आंकना। उनका अभी झुकना सिर्फ थोड़ा वक्त खरीदने के लिए है, ताकि वे फिर से सांस ले सकें। जिस पर ठीक वैसा ही होता है जैसा मैंने सोचा था। जब पूरी इंडस्ट्री थान लान की तारीफों में लगी होती है, तभी मुझे एक अजीब सा निमंत्रण पत्र मिलता है। एक विदेशी संस्था क्यू क्वांग कैपिटल मुझे भविष्य के कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स पर होने वाली एक प्राइवेट मीटिंग में शामिल होने का न्योता देती है। यह देखकर मैं तुरंत इस ऑर्गेनाइजेशन की जांच करता हूं, लेकिन इसकी असली पृष्ठभूमि का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। कई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पीछे भी इन्हीं की छाया दिखाई देती है, जिस पर मुझे धुंधला सा एहसास होने लगता है कि जिसने मुझे पहले वार्निंग मैसेज भेजा था, शायद वह भी इसी सर्कल का हिस्सा है। इसके बाद मैं TUVOURG से कहता हूँ, मेरे लिए HAITHAND की एक फ्लाइट बुक कर दो। फिर मैं हंसते हुए कहता हूँ, जब उन्होंने स्टेज तैयार ही कर दिया है, तो अगर मैं यह ड्रामा परफॉर्म न करूं तो यह उनकी बेइज्जती होगी। जाने से पहले मैं खास तौर पर डिटेंशन सेंटर पहुंचता हूं। मैं झांग वेई से मिलना चाहता हूं, वही आदमी जिसने कभी सिर्फ 6,800 युआन में मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब शायद वही अकेला इंसान है जो मुझे बता सकता है कि थियनथान के पीछे आखिर कौन खड़ा है। जिस पर मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के आर पार मेरी मुलाकात झांग वेई से होती है। वह प्रिजन यूनिफॉर्म पहने बैठा होता है। उसका शरीर पहले से काफी दुबला हो चुका था और उसकी आंखों में पहले वाली चालाक चमक भी गायब हो गई थी। वहां अब सिर्फ ठहरे हुए पानी जैसी शांति बची थी। जैसे ही वह मुझे देखता है, उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। ट्रांथान, आखिरकार तुम आ ही गए। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो या फिर वही सवाल पूछने आए हो? जिस पर मैं सीधे कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, शेंग के तो सिर्फ शुरुआत था और थियनथान भी सिर्फ एक पर्दा था। असली इंसान कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? यह सुनकर झांग वेई काफी देर तक चुप बैठा रहता है। उसकी उंगलियां अनजाने में टेबल पर घूमती रहती हैं। फिर वह थोड़ा झुककर बेहद धीमी आवाज में बोलता है,
जैसे किसी खतरनाक ताकत को जगाने से डर रहा हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वे खुद को इन्वेडर्स कहते हैं। वे पैसा देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक है, जो भी टेक्नोलॉजी उनके आदेश नहीं मानती उसे पूरी तरह गायब कर देना। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। झांग वेई की बातें भले ही अविश्वसनीय लग रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद डर बिल्कुल रियल था। जिस पर वह फिर कहता है, त्रानथान भाग जाओ, तुम जितने ज्यादा मशहूर होते जाओगे वे उतनी ही ज्यादा नजर तुम पर रखेंगे। मैं तुरंत पूछता हूँ, और लीना, क्या वह भी भाग गई? जिस पर झांग वेई कड़वी हंसी के साथ कहता है, वह इनाम लेने गई है और साथ ही नए आदेश लेने भी। यह सुनकर मेरे मन पर जैसे एक भारी पत्थर आकर बैठ जाता है। साफ था कि लीना ने अभी तक हार नहीं मानी थी और अब उसके पीछे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर सपोर्ट मौजूद था। अब यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं रह गई थी, यह धीरे धीरे एक अजीब सर्वाइवल वॉर में बदलती जा रही थी। इसके बाद मैं हाईतान पहुंचता हूं। समुद्र की नमकीन हवा चेहरे से टकराती रहती है। कुक क्वांग कैपिटल की प्राइवेट मीटिंग एक लग्जरी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर आयोजित होती है। वहां कुल मिलाकर 10 से भी कम लोग मौजूद थे। जैसे ही मैं मीटिंग रूम में प्रवेश करता हूं, सभी की नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। बीच में एक ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज वाला आदमी बैठा होता है। वह बेहद साफ चाइनीज लैंग्वेज बोलता है। मिस्टर ट्रान, आपका सेकंड जनरेशन इंजन बहुत शानदार है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस स्तर की टेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूं, तो फिर किसके हाथ में होनी चाहिए? सीईओ क्वांग कैपिटल के। यह सुनकर वह एग्जीक्यूटिव हल्का सा मुस्कुराता है और मेरे सामने एक फाइल सरका देता है। मैं उसे खोलकर देखता हूं और पाता हूं कि वह एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक टेक्निकल ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट था। उसमें लिखा होता है कि थान लान टेक्नोलॉजी को अपना कोर सोर्स कोड क्यू क्वांग कैपिटल द्वारा निर्धारित क्लाउड सर्वर पर अपलोड करना होगा, ताकि वे ग्लोबल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और प्रमोशन संभाल सकें। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूं, यह सीधे सीधे डकैती नहीं तो और क्या है। उसी समय मीटिंग रूम का साइड डोर खुलता है और एक परिचित चेहरा अंदर आता है। वह लीना थी। वह अब एक बेहद महंगे बिजनेस सूट में दिखाई देती है। उसकी आंखों में बदले की खुशी साफ नजर आ रही थी। जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, त्रानथान, तुम्हें अच्छी शराब पसंद नहीं, इसलिए अब सजा वाली शराब पीनी पड़ेगी। चूस क्वांग कैपिटल तुम्हें वह सब दे सकता है जो थियन थन पूरी जिंदगी में भी नहीं दे सकता। अगर तुमने साइन नहीं किया तो कल सुबह थन लान टेक्नोलॉजी को ग्लोबल बैन का सामना करना पड़ेगा। मैं लीना को देखता हूं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। उल्टा मेरे अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। आखिरकार असली दुश्मन मेरे सामने खड़ा था। जिस पर मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं सिर्फ सोचने का बहाना बनाकर मीटिंग रूम से निकल जाता हूं और रूफटॉप कॉरिडोर पर पहुंच जाता हूं। रात का हाईतान बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। चमकती रोशनी किसी को भी मोहित कर सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इन्हीं रोशनियों के पीछे थान लान टेक्नोलॉजी के खिलाफ अनगिनत अटैक ऑर्डर्स पहले ही जारी हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपना फोन निकालकर तान तोंग को कॉल करता हूं। त्रान तोंग, प्लान को जल्दी शुरू कर दीजिए। सीयूसी क्वांग कैपिटल ने चाल चल दी है। वे कोर सोर्स कोड हथियाना चाहते हैं। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, त्युत्रन, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? मैं बिना हिचकिचाए कहता हूं, अगर वे हमें धीरे धीरे मारना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि हम पूरा गेम बोर्ड ही उलट दें। यह कहकर मैं कॉल काट देता हूं और फोन में कमांड्स की एक जटिल सीरीज टाइप करना शुरू कर देता हूं। दरअसल यह वही ट्रोजन हॉर्स था जो मैंने खास तौर पर क्यू क्वांग कैपिटल के लिए तैयार किया था। उन्हें कोर सोर्स कोड चाहिए था, तो मैं उन्हें एक ऐसा वर्जन देने वाला था जो ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता, लेकिन अंदर छिपी हुई खामी पूरे कंप्यूटिंग नेटवर्क को लकवाग्रस्त कर सकती थी। यही मेरा स्पेशल गिफ्ट था। तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज सुनाई देती है। लीना धीरे धीरे मेरी तरफ आती है। तो क्या फैसला कर लिया? जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, हाँ, फैसला कर लिया। फिर मैं आगे कहता हूं, अपने नए मालिकों से जाकर कह दो, थानलान टेक्नोलॉजी की चीजें वे न छीन सकते हैं और न ही पचा सकते हैं। यह कहकर मैं ट्रस्टीशिप अग्रीमेंट को उसके सामने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देता हूं और उन कागजों को समुद्र की तरफ उछाल देता हूं। यह देखकर लीना का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है और उसी पल मुझे पता चल जाता है कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। जैसा मैंने सोचा था, स्यूट्स क्वांग कैपिटल की प्रतिक्रिया उम्मीद से भी ज्यादा पागलपन भरी निकलती है। सुबह होने से पहले ही दुनिया के लगभग सभी बड़े ऐप स्टोर्स एक साथ थानलान टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। कारण बताया जाता है डेटा सिक्योरिटी रिस्क, जबकि ऐसा कोई खतरा मौजूद ही नहीं था। जिस पर ऑफिस के फोन लगातार बजने लगते हैं। पुराने पार्टनर्स जो अब तक तटस्थ बने हुए थे, मल्टीनेशनल कैपिटल के दबाव में आकर एक एक करके पार्टनरशिप टर्मिनेशन नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। त्यूवंग घबराकर कहता है, ट्रंका, विदेशी मार्केट्स में हमारे सभी चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमारे सेकंड जनरेशन इंजन को स्पाईवेयर कहा जा रहा है। पूरी दुनिया अब हमें बॉयकॉट कर रही है। हमें क्या करना चाहिए? जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूं, घबराओ मत, वे जितना ऊंचा उछलेंगे उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। फिर मैं आगे कहता हूं, TUIEOW
URG फ्रोजन प्रोजेक्ट एक्टिवेट करो और वह सोर्स कोड ऑडिट रिपोर्ट जो हमने पहले से तैयार की थी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अलायंस को भेज दो। मैं मेन कंट्रोल पैनल के सामने बैठा होता हूँ और स्क्रीन पर लगातार चमक रही रेड वार्निंग नोटिफिकेशंस को देख रहा होता हूँ, जिस पर लीना मीडिया के सामने खुलेआम एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव लीडर की पहचान के साथ सामने आती है और मुझ पर टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप लगाती है। उसका वह गंभीर और ईमानदार दिखने वाला चेहरा सच में काफी लोगों को धोखा दे देता है जो असली सच्चाई नहीं जानते थे। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी लॉजिक के सामने झूठ हमेशा बुलबुले की तरह नाजुक होता है। वह ज्यादा देर टिक नहीं सकता, जिस पर मैं आखिरी कमांड टाइप करता हूं और उन मॉनिटरिंग नोट्स को एक्टिवेट कर देता हूं जिन्हें मैंने पहले ही क्यूक क्वांग कैपिटल के अंदर छिपा रखा था। उन्हें मेरा सोर्स कोड चाहिए था, है ना? तो अब वे अपने लेबोरेटरी में पूरी मेहनत के साथ उस चीज को क्रैक करने में लगे हुए थे जिसे मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ा था। सुबह की पहली किरण ऑफिस की खिड़की से अंदर आती है। यह देखकर मुझे पता चल जाता है कि अब काउंटर अटैक का समय आ चुका है। ये लड़ाई सिर्फ थान लान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं थी, यह साबित करने के लिए भी थी कि टेक्नोलॉजी को कभी भी मोनोपोली कैपिटल का खिलौना नहीं बनना चाहिए। उधर सीयूसी क्वांग कैपिटल की लेबोरेटरी में टॉप लेवल हैकर्स का एक ग्रुप जश्न मना रहा होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरी सिक्योरिटी ट्रैप को पार कर लिया है और सेकंड जनरेशन इंजन का कोर एल्गोरिदम हासिल कर लिया है, जिस पर लीना एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसने पहले ही मुझे घुटनों पर गिरकर भीख मांगते हुए देख लिया हो। फिर वह घमंड से कहती है, त्रानथान अभी भी बहुत जवान है, इस सोर्स कोड को हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सेटलमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट कर दो। आज के बाद ग्लोबल कंप्यूटिंग रूल्स हम लिखेंगे। जिस पर जैसे ही वे इंटीग्रेशन बटन दबाते हैं, मेरे ऑफिस की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर सुनहरे रंग की अनगिनत लाइंस चमकने लगती हैं। मैं आराम से अपनी कॉफी उठाता हूं और धीरे से कहता हूं, काउंटडाउन शुरू हो गया, 3, 2, 1। अगले ही पल क्यूक क्वांग कैपिटल का पूरा ग्लोबल सिस्टम एक डेड लूप में फंस जाता है, जिस पर मेरे द्वारा सोर्स कोड के अंदर छिपाया गया लॉजिक बॉम्ब आधिकारिक रूप से एक्टिवेट हो जाता है। वह किसी डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन एक मिरर की तरह काम करता है। वह क्यूक क्वांग कैपिटल के सारे राज दुनिया के सामने उजागर करना शुरू कर देता है। उनके टेक्निकल लूप होल्स का फायदा उठाकर किए गए इलीगल प्रॉफिट्स, मार्केट मैनिपुलेशन और तमाम गुप्त रिकॉर्ड्स एक साथ दुनिया के सभी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स के होम पेज पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं। यह देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है। यह क्या हो रहा है? स्क्रीन बंद क्यों नहीं हो रही? जल्दी किसी को बुलाओ। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क पर आधारित फोर्सड ब्रॉडकास्ट था। जब तक पूरी ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बंद नहीं होती, तब तक कोई भी इस सच्चाई को फैलने से नहीं रोक सकता था, जिस पर जब पूरी दुनिया उन रिकॉर्ड्स को देखती है तो हर कोई सन्न रह जाता है। थानलान टेक्नोलॉजी के खिलाफ चल रही ग्लोबल सीज अचानक पलट जाती है और पूरी दुनिया के सामने क्यूक क्वांग कैपिटल के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर कुछ ही समय में सीयूक क्वांग कैपिटल पूरी तरह ढह जाता है। ठोस सबूतों के सामने मल्टीनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम्स तेजी से एक्शन लेना शुरू कर देती हैं। उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक एक करके भागने लगते हैं। जहां तक लीना की बात थी, वह औरत जिसने 2 बार मुझे धोखा दिया और हमेशा मुझे अपने पैरों तले कुचलना चाहती थी, इस समय मूसलाधार बारिश में एक भारी सूटकेस लेकर पोर्ट पर भाग रही होती है। वह पागलों की तरह किसी भागने वाली बोट को ढूंढ रही थी, जिस पर मैं एक काला अम्ब्रेला लेकर चुपचाप उस एग्जिट पर खड़ा होता हूं, जो पोर्ट की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता था। बारिश का पानी अम्ब्रेला के हैंडल से नीचे बहता रहता है, जैसे इस शहर के सारे दाग धो रहा हो। यह देखकर लीना घबरा जाती है। त्रानथान, मुझे छोड़ दो, मैं भी मजबूर थी। झांगवेई ने मजबूर किया था, कुक क्वांग कैपिटल ने मजबूर किया था। इस सूटकेस में बहुत पैसा है, सारे डॉलर्स तुम्हें दे दूंगी। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, लीना, अब तक भी तुम नहीं समझी। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता, जैसे लियांग जी, और जैसे वह सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे तुमने बहुत पहले बेच दिया था। दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज लगातार करीब आती रहती है, जिस पर लीना की टांगों में ताकत खत्म हो जाती है और वह कीचड़ में बैठ जाती है। उसका सूटकेस पलट जाता है और अंदर भरे नोट बारिश में भीगकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। वह दृश्य इतना हास्यास्पद और व्यंग्यपूर्ण लगता है कि शब्द भी कम पड़ जाएं। फिर वह मेरी तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में पहली बार असली डर और हड्डियों तक पहुंच जाने वाला पछतावा दिखाई देता है। अगर मैंने ईयर एंड बोनस लिस्ट में चालबाजी नहीं की होती तो क्या सब कुछ अलग हो सकता था? जिस पर मैं बिना किसी भाव के जवाब देता हूँ, जिंदगी में इफ नहीं होता। जिस दिन तुमने 1,50,000 युआन के लिए किसी और की मेहनत को कुचलने का फैसला किया था, उसी दिन तुम्हारा अंत लिख दिया गया था। इसके बाद पुलिस लीना को लेकर चली जाती है और मैं मुड़कर सड़क किनारे खड़ी बिजनेस कार की तरफ बढ़ जाता हूँ, जिस पर कार के अंदर बैठे ट्रांटोंग मुझे देखकर अंगूठा दिखाते हैं। कई महीनों से चल रहा यह नाइटमेयर आखिरकार खत्म हो चुका था। 1 महीने बाद थान लान टेक्नोलॉजी आधिकारिक रूप से थान लान ग्रुप बन जाती है। जो सप्लायर्स पहले हमें बैन कर चुके थे, वे अब माफी मांगने के लिए लाइन लगाकर हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। थिन ग्रुप खुद कोर बिजनेसेस छोड़कर हमारे साथ कॉपरेशन की गुहार लगाने लगता है, जबकि होअथिन ग्रुप
हमारा सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक एलाय बन जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने पूरे रूल्स फिर से ड्राफ्ट करती है। टेक्नोलॉजी का सम्मान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फेयर सैलरी सिस्टम को नियमों के पहले पन्ने पर लिखा जाता है। मैं नए हेडक्वार्टर्स की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा होकर नीचे हजारों एम्प्लॉयज को सेलिब्रेट करते हुए देखता हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे अंदर बिल्कुल शांति होती है। जिस पर ट्रान टोंग मेरे पास आकर कहते हैं, तियाओ ट्रान, तुमने सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं जीती, तुमने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। अब असली रूल्स बनाने वाला इंसान तुम हो। जिसके जवाब में मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उनका वह ईयर एंड बोनस मिले जिसके वे सच में हकदार हैं। उसी समय TUIA VURG उत्साह से भागता हुआ आता है और मेरे हाथ में फाइनेंशियल रिपोर्ट थमा देता है। ट्रान का इस साल का बोनस प्लान फाइनल हो गया है। पूरी कंपनी में सबसे कम बोनस भी 1,50,000 युआन होगा। यह सुनकर मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। अच्छा है, सबको बता दो, जब तक थान लान मौजूद है मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं किया जाएगा। सूरज की रोशनी पूरे ऑफिस में फैल जाती है, जिस पर मेरी नजर दीवार पर टंगी उस स्क्रीनशॉट पर जाती है जिसमें पहला 6,800 युआन ट्रांसफर दिखाई देता है। वह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं था, वह मेरी शुरुआत थी और वह हमेशा मुझे याद दिलाने वाली चेतावनी भी थी। कहानी के आखिर में मैं फिर उसी जगह लौटता हूँ जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही होटल, वही प्राइवेट रूम, यहाँ तक कि टेबल पर रखे हुए व्यंजन भी लगभग पहले जैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेन सीट पर मैं बैठा था और मेरे आसपास इंडस्ट्री के 100 सबसे प्रभावशाली लीडर्स बैठे हुए थे। पूरी पार्टी में हंसी मजाक और बातचीत चल रही होती है। पहले वाली असहज खामोशी अब कहीं दिखाई नहीं देती, जिस पर ट्रांटोंग अपना ग्लास उठाते हैं और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हैं। ट्रांटोंग, अगले 10 अरब युआन वाले कंप्यूटिंग सेंटर प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अब आप पर है। मैं सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक ट्रान थान यहाँ मौजूद है आप सबकी समस्या मेरी अपनी समस्या है। जिस पर पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठती है। पार्टी अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है। इसके बाद मैं वॉशरूम जाने का बहाना बनाता हूँ और अकेले होटल के एंट्रेंस की तरफ निकल आता हूँ। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चेहरे से टकराती है। सामने पूरा सिटी चमकती रोशनियों से जगमगा रहा होता है, जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और उस पुराने चैट ग्रुप को खोलता हूँ जिस पर काफी समय से धूल जम चुकी थी। लेकिन अब उस ग्रुप में लीना और झांग वेई का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उनकी जगह अब जोश और सपनों से भरे युवा लोग मौजूद थे। वे लगातार मैसेजेस भेज रहे होते हैं और नए साल में होने वाले टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज को लेकर उत्साह के साथ चर्चा कर रहे होते हैं। यह देखकर मेरे चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ जाती है। फिर मैं फोन बंद कर देता हूँ और गहरी सांस लेते हुए ताजी हवा को अपने अंदर भर लेता हूँ। एक समय था जब मैं सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉई था जिसे साल के अंत में सिर्फ 6,800 युआन का बोनस मिला था, और आज मैं उस इंसान के रूप में खड़ा था जिसके हाथों में पूरी इंडस्ट्री की लाइफलाइन मौजूद थी। इस लंबे सफर में मैंने बहुत दूर तक रास्ता तय किया था और उससे भी ज्यादा मैंने इंसानों और इस दुनिया की सच्चाई को करीब से देखा था, जिस पर मैं धीरे से मुड़ता हूँ और लंबे कदमों के साथ फिर से उस चहल पहल भरे बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ने लगता हूँ। फिर जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, चमकदार रोशनियां मेरी आंखों के सामने फैल जाती हैं। उसी पल गूंजती हुई तालियों की आवाज पूरे हॉल में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह फैल जाती है और यहीं इस पल के साथ मेरी कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ती है।